L6 हिंदी अध्याय 51 स्वप्न प्रौद्योगिकी। यान फेई ने पूछा, पिंग पिंग आगे तुम्हारी क्या योजना है? लू पिंग पिंग अचानक उदास हो गई और बोली, मैं पहले अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा है। लू पिंग पिंग के पिता लू शुचुन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थे और इस समय जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। उनकी बेटी होने के नाते लू पिंग पिंग बहुत परेशान थी। हालांकि चूंकि लू शुचुन ने राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया था, इसलिए वह असहाय थी। इसके अलावा वह बीजिंग से बहुत दूर चली गई थी और कई सालों से अपने पिता से नहीं मिली थी। अब जब वह वापस आ गई हैं, तो उन्होंने जेल में उनसे मिलने की योजना बनाई है। उदास लू पिंग पिंग को देखकर यान फेई को भी थोड़ा दुख हुआ। उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे अपनी योजना याद आ गई। इसलिए उसने कहा, पिंग पिंग जैसा कि तुम जानते हो, मेरे पास काफी नकदी है और मैं उससे एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इसमें शामिल होने में रुचि रखते हो। लू पिंग पिंग सचमुच अपनी उदासी से बाहर आए और बोली, फेई तुम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हो। तुम किस उद्योग पर विचार कर रही हो? यान फेई ने कहा, यह संभवतः बायोमेडिकल तकनीक से संबंधित होगा। समय आने पर हम बायोमेडिकल तकनीक से संबंधित कुछ उत्पाद जारी करेंगे। लू पिंग पिंग को कुछ आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, शायद आपका मतलब है कि आपको ये भी स्पष्ट नहीं है कि व्यवसाय किस पर केंद्रित होगा। यान फेई अंदर से कुछ असहाय महसूस कर रहा था। सहायक मस्तिष्क बायोमेडिकल तकनीक के आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण कर रहा था। उसने अभी तक केवल कुछ बुनियादी तकनीक ही सीखी थी और यह कहना मुश्किल था कि एक पूर्ण उत्पाद विकसित होने में कितना समय लगेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि कौन से उत्पाद सामने आएंगे। यान फेई ने कहा, मैंने कई प्रसिद्ध चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों से ऑनलाइन संपर्क किया है। उन्होंने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन चूंकि उनका अनुसंधान अपने समय से कुछ आगे है, इसलिए कोई भी उनका समर्थन करने को तैयार नहीं है। इसलिए वे हर जगह निवेश की तलाश में हैं। मुझे लगा कि उनके अनुसंधान में संभावनाएं हैं, इसलिए मैं उनमें निवेश करने के लिए तैयार हो गया। मेरे सहयोग से उनका अनुसंधान जारी रह सकता है। बस इन शोध निष्कर्षों को अभी भी परिष्कृत किया जा रहा है और मुझे ये स्पष्ट नहीं है कि अंतिम परिणाम क्या होंगे। लू पिंग पिंग ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया और कहा, तुम सचमुच ऑनलाइन लोगों की बातों पर भरोसा कर रही हो? क्या तुम्हें धोखाधड़ी का डर नहीं है? लू पिंग पिंग काफी घूम चुकी थी और उन्हें सही गलत में फर्क करने की अपनी क्षमता थी। लेकिन उन्हें यान फेई पर पूरा भरोसा था। चूंकि उन्होंने कहा था कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। हालांकि उन्हें यह मामला थोड़ा बेतुका लगा, लेकिन यान फेई पर शक करने वाली वह कौन होती थी? सोचने के बाद उन्होंने पूछा, मुनाफा आप दोनों में कैसे बढ़ता है? यान फेई ने आत्मविश्वास से कहा, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनके शोध संस्थानों और परियोजनाओं का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया है और मुझे उनके शोध पर पूरा भरोसा है। एक बार उनकी तकनीक परिपक्व हो जाए, तो उनके द्वारा जारी किए जाने वाले उत्पाद दुनिया से एक पीढ़ी आगे होंगे और मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। लू पिंग पिंग काफी घूम चुकी थी और उन्हें सही गलत में फर्क करने की अपनी क्षमता थी। लेकिन उन्हें यान फेई पर पूरा भरोसा था। चूंकि उन्होंने कहा था कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। हालांकि उन्हें यह मामला थोड़ा बेतुका लगा, लेकिन यान फेई पर शक करने वाली वह कौन होती थी? सोचने के बाद उन्होंने पूछा, मुनाफा आप दोनों में कैसे बढ़ता है? यान फेई ने कहा, ये अनुसंधान केंद्र अपनी विकसित दवा मुझे सौंप देंगे और किसी भी दुष्प्रभाव से निपटने और आगे के अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं दवा के उत्पादन और बिक्री का ध्यान रखूंगा और सभी परिचालन निधियां मेरी ओर से आएंगी। उन्हें लाभ का 25% मिलेगा, जबकि मुझे 75%। दरअसल यान फेई ने जिन शोध केंद्रों का जिक्र किया था, वे दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। उसने सहायक मस्तिष्क के अस्तित्व को छिपाने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया था। आखिरकार उसे खुद बायोमेडिकल तकनीक का कोई ज्ञान नहीं था और न ही उसमें बायोटेक की कोई प्रतिभा थी। फिर भी वह एक शक्तिशाली बायोमेडिकल दवा जारी करने वाला था, जिससे संदेह पैदा होना स्वाभाविक था। ये काल्पनिक शोध केंद्र उसके बलि का बकरा थे। जब तक वह चुप रहता, किसी को पता नहीं चलता कि ये शोध केंद्र कहाँ है। लू पिंग पिंग ने कहा, लाभ साझा करना उचित लगता है, लेकिन क्या आपको डर नहीं है कि दवा सफल होने के बाद वे आपको बाहर निकाल देंगे और किसी और के साथ सहयोग करने का विकल्प चुनेंगे? तब आपका सारा प्रारंभिक निवेश बर्बाद हो जाएगा।
यान फेई रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और बोली, तुम्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उन्हें काबू में रखने के तरीके हैं और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि वे हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। सही सामग्री फ्री एबनो VALC ओम पर उपलब्ध है। लू पिनपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने मन में चल रही रुचियों पर विचार करने लगी। यान फेई ने फिर पूछा, तो क्या आप मेरे साथ इस पर काम करने को तैयार हैं? लू पिनपिन ने कहा, चूंकि आप ही मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से सहमत हूं। मेरी मुख्य चिंता अनुसंधान केंद्रों को लेकर है क्योंकि उनमें बहुत अधिक अनिश्चितताएं हैं। यान फेई ने कहा, आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। कुछ कारणों से मैं उस चीज का खुलासा नहीं कर सकता जो उन्हें रोकती है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि वे मुझे दरकिनार कर देंगे। चूंकि यान फेई ने ऐसा कहा था, लू पिनपिन को आश्वस्त किया गया और कहा, उस स्थिति में मुझे आप पर भरोसा है और मैं इसमें शामिल होने के लिए सहमत हूं। यान फेई बहुत खुश था, वो लू पिनपिन की क्षमताओं से परिचित था। वह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बेहद प्रतिभाशाली थी और विश्वविद्यालय में रहते हुए ही उसने अपना नाम बना लिया था। स्नातक होने के बाद के वर्षों में उसकी प्रबंधकीय क्षमताएं काफी निखर गई थीं। उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर उसे कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही यान फेई जश्न मना रहा था, यान क्वी ने अचानक कहा, लू पिनपिन, क्या आप बीजिंग की शीर्ष 500 कंपनियों में वरिष्ठ कार्यकारी नहीं थे? आपने तो ये भी कहा था कि आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने वाली है, तो फिर अचानक यान फेई के उद्यम में शामिल होने का फैसला क्यों किया? लू पिनपिन ने यान क्यू को घूरते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहाँ विकास की अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए मैंने यहाँ जाने का फैसला किया है। क्या इसमें कोई समस्या है? यान क्यू ने टिप्पणी की, एक शीर्ष 500 निगम में वरिष्ठ कार्यकारी के स्थिर पद से एक आसन पदोन्नति और वेतन वृद्धि को छोड़कर एक ऐसी नई कंपनी में शामिल होना जो अभी शुरू भी नहीं हुई है और जिसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह सोचना कि इसमें विकास की और भी संभावनाएं हैं। मानवीय भावनाओं में वास्तव में कोई तर्क नहीं होता, मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं सकती, औरतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। यान फेई को बीजिंग में लू पिनपिन के काम का अंदाजा नहीं था और उसने मान लिया कि वहां उसे कुछ दिक्कत हो रही होगी, इसलिए वह शंघाई वापस आ गई। फिर उसने उसे अपने साथ व्यापार शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यान क्यू के जरिए उसे पता चला कि वह बीजिंग में खूब फल फूल रही है, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, तो बीजिंग में तो तुम इतना अच्छा कर रही थी, तो फिर मेरे निमंत्रण को भूल ही जाओ। लू पिनपिन तुरंत क्रोधित हो गए और बोले, क्या अब आप पीछे हट रहे हैं? लेकिन बहुत देर हो चुकी है, चूंकि मैं सहमत हो गया हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से आऊंगा और शामिल होऊंगा। यान फेई ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करने को तैयार हो, मैं बस तुम्हारे करियर में बाधा नहीं डालना चाहता। सही सामग्री फ्री एबनो VALC ओम पर है। अगर सहायक मस्तिष्क की काली तकनीक का सफलतापूर्वक पता लगा लिया जाता, तो यान फेई स्वाभाविक रूप से लू पिनपिन को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती थी, क्योंकि वह उसे और भी बेहतर अवसर प्रदान कर सकता था। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि सहायक मस्तिष्क काली तकनीक का विश्लेषण कर पाएगा या नहीं, और लू पिनपिन को इस तरह लाकर यान फेई को लगा कि वह उसे नुकसान में डाल रहा है। लू पिनपिन ने कहा, दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से किसी एक में कार्यकारी होना भले ही आकर्षक लगे, लेकिन आखिरकार आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, और चाहे आप कितना भी पैसा कमाएं, वह दूसरों का ही है। चूंकि सब कुछ पैसा कमाने के बारे में है, तो क्यों न हम आपकी मदद करें? ये देखकर कि लू पिनपिन उसकी मदद के लिए दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक में अपना कार्यकारी पद छोड़ने को तैयार है, यान फेई बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने इतनी जल्दी में फैसला ले लिया, क्या तुमने पहले अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात नहीं की? लू पिनपिन ने जवाब दिया, इस तरह के फैसले पर उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा तो वे जरूर मेरा साथ देंगे। हम अभी भी जवान हैं और समाज में आगे बढ़ने का ये सही समय है। हमारे भविष्य की खुशी के लिए वे जरूर समझेंगे। तो एक कमरे में जहां पुराने दोस्त एक छोटे से पुनर्मिलन के लिए इकट्ठा हुए थे, यान फेई ने लू पिनपिन को, जो बिजनेस मैनेजमेंट में माहिर थे, अपनी उस कंपनी में भर्ती करने में कामयाबी हासिल कर ली जो अभी तक स्थापित नहीं हुई थी और जिसका भविष्य अभी भी अनिश्चित था। हालांकि आने वाले वर्षों में ये कंपनी चमकने वाली थी और संभवतः मानव इतिहास की दिशा भी बदल सकती थी। अगले दिन यान क्यू और उनके साथी शंघाई से चले गए।
लू पिनपिंग अपने पिता से जेल में मिलने के बाद कंपनी की स्थापना पर चर्चा करने के लिए यान फेई से मिली। लेकिन इसी चर्चा के दौरान दोनों में पहली बार मतभेद हो गया। जन्मजात व्यावसायिक और प्रबंधन कौशल की कमी और पिछले कुछ साल घर में ही बंद रहने के कारण यान फेई स्कूल में सीखी गई बहुत सी बातें भूल गया था। अगर उसकी कंपनी को सफल होना था तो ऑक्सिलरी ब्रेन की ब्लैक टेक्नोलॉजी के अलावा ये काफी हद तक लू पिनपिन की प्रबंधन क्षमताओं पर निर्भर करता। इसलिए उसे अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रखने के लिए उसने उसे नई कंपनी में 20% हिस्सेदारी की पेशकश की। हालांकि लू पिनपिन ने यान फेई के शेयरों और लाभांश के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा केवल बाजार दरों के आधार पर वार्षिक वेतन प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की। उसके कारणों को जानने की उत्सुकता में यान फेई ने और पूछताछ की और लू पिनपिन ने बताया कि वह शेयर नहीं लेना चाहती क्योंकि वह नहीं चाहती कि उनके दर्जे में कोई असमानता हो। शेयरों के साथ उसका और यान फेई का रिश्ता बहुसंख्यक और अल्पमत शेयरधारकों के बीच होगा, जिससे एक पदानुक्रम बनेगा। शेयरों के बिना वह बस एक साधारण कॉर्पोरेट प्रबंधक, एक व्यावसायिक साझेदार होगी जो किसी भी दृष्टिकोण में असहमति होने पर इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र होगी और इक्विटी विवादों के कारण अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठाएगी। यान फेई ने शेयरों की पेशकश इसलिए की थी क्योंकि वह लू पिनपिन को अपने रथ से बांधना चाहता था, लेकिन उसके अडिग इनकार के कारण ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी जा सकती है। फिर भी उससे भरोसा था कि उनकी कई सालों की दोस्ती के आधार पर वह उसकी कंपनी तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वह उसे नौकरी से न निकाल दे। ये तब स्पष्ट हुआ जब लू पिनपिन ने दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक में अपना प्रतिष्ठित पद स्वेच्छा से छोड़ दिया और उसके अभी तक स्थापित न हुए उद्यम में शामिल हो गई। अंततः यान फेई ने समझौता कर लिया और लू पिनपिन की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। जब समानता का पेचीदा मुद्दा सुलझ गया तो बाकी सभी मामले आसान हो गए। इसलिए लू पिनपिन इस्तीफा देने के लिए उत्तर की ओर बीजिंग गए और फिर शंघाई लौट आए। एक हफ्ते बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नाम की एक छोटी सी अनजान सी कंपनी शंघाई वाणिज्य ब्यूरो में पंजीकृत हुई, जिसकी पंजीकृत पूंजी $1 करोड़ थी। कंपनी में सिर्फ एक शेयरधारक था और वह था यान फेई, जिसके पास 100% शेयर थे। शुरुआत में लू पिनपिन ने सुझाव दिया था कि ड्रीम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को केमैन द्वीप समूह में पंजीकृत होना चाहिए और एक अपतटीय कंपनी के माध्यम से उद्यम को नियंत्रित करना चाहिए। इससे कर लाभ मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होगी। हालांकि यान फेई ने विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कंपनी को शंघाई में पंजीकृत करने का विकल्प चुना। शंघाई में कंपनी पंजीकृत करने से न तो कर लाभ मिला और न ही वैश्विक स्तर पर कोई प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे यान फेई को मानसिक शांति मिली। भले ही इसका मतलब ज्यादा कर देना पड़े, ये पैसा घरेलू स्तर पर ही प्रसारित होगा और अंततः देश के भीतर ही इस्तेमाल होगा, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनकी अपनी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। अगर उन्होंने केमैन द्वीप समूह में कंपनी पंजीकृत कराई होती तो कोई भी महत्वपूर्ण वृद्धि अवसरवादियों को आमंत्रित करती। अगर केमैन द्वीप समूह में कोई बड़ा उथल पुथल होता तो यह उनकी कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता था। अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में रखने के लिए यान फेई ने जानबूझकर शुरू से ही अपनी नींव घरेलू स्तर पर रखी। लू पिनपिन ने तो यान फेई के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पेशेवर सुझाव मात्र दिया था। फिर भी यान फेई के निर्णय के बाद वह उससे सहमत हो गई और कंपनी का पंजीकरण शंघाई में तय हो गया। लू पिनपिन के प्रयासों और समन्वय से ड्रीम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के कागजी काम को 10 दिनों के भीतर मंजूरी मिल गई। इसके बाद यान फेई ने अपना ओटाकू जीवन पूरी तरह से त्याग दिया और एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख दिया। यान फेई कंपनी के अध्यक्ष बने, जो कंपनी के विकास की दिशा तय करने और व्यापक परिदृश्य की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। लू पिनपिन महाप्रबंधक बने, जो कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज के प्रबंधन के प्रभारी थे। कंपनी बनते ही लू पिनपिन ने शंघाई के पूर्वी उपनगर में कार्यालय के लिए एक मंजिल किराए पर ले ली। यह इमारत 30 मंजिला थी और उनका कार्यालय 18वीं मंजिल पर स्थित था, जो 1000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा जगह में फैला था। हालांकि यह जगह थोड़ी दूर थी, किराया किफायती था और परिवहन भी काफी सुविधाजनक था। कार्यालय की जगह सुरक्षित करने के बाद लू पिनपिन कर्मचारियों की भर्ती और कंपनी के संगठनात्मक ढांचे को व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गए। इस मामले में यान फेई बिल्कुल नौसिखिया था। उसने सारा काम लू पिनपिन पर छोड़ दिया। वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि सहायक मस्तिष्क जल्दी से तकनीक को समझ ले। यान फेई की सतर्क निगाह में ऑक्सिलरी ब्रेन की विश्लेषणात्मक प्रगति अचानक तेज हो गई।
कंपनी की स्थापना के 10वें दिन तक ऑक्सिलरी ब्रेन ने जैव चिकित्सा तकनीक में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली थी। इसने मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के संचालन सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लिया था। प्रतिरक्षा प्रणाली जैविक जीवों के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं और प्रतिरक्षा कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसमें प्रतिरक्षा अंग, प्रतिरक्षा कोशिकाएं और प्रतिरक्षा अणु शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रतिजनी विदेशी पदार्थों को पहचानने और उन्हें नष्ट करने, शरीर के भीतर अन्य प्रणालियों के साथ समन्वय स्थापित करने और आंतरिक वातावरण की स्थिरता एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली रोगजनकों के आक्रमण के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार है, जो आंतरिक वातावरण में उतार चढ़ाव पैदा करने वाले विदेशी पदार्थों और बाह्य सूक्ष्मजीवों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। अगर मानव शरीर को एक देश के रूप में देखा जाए तो प्रतिरक्षा प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने वाली सेना होगी। दुश्मनों के आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में सेना दुश्मनों या विद्रोहियों का तुरंत पता लगा लेगी और उन्हें खत्म करने के लिए तैनात हो जाएगी। दुश्मन के आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के बिना देश की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित है। हालांकि अगर देश आक्रमणकारी दुश्मनों या विद्रोहियों का पता लगाने में विफल रहता है तो दुश्मन देश के भीतर तबाही मचा देगा, जिससे भारी नुकसान होगा, जिसका परिणाम देश के बीमार पड़ने के रूप में सामने आएगा। इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर के भीतर सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। जब तक प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य रहती है, शरीर शायद ही कभी बीमार पड़ता है। लेकिन एक बार प्रतिरक्षा प्रणाली में कोई समस्या आ जाए तो शरीर के बीमार पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मानव शरीर में होने वाली अधिकांश बीमारियां प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित होती हैं। हालांकि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर दशकों से शोध किया जा रहा है और कुछ व्यवस्थित निष्कर्षों पर पहुंचा जा चुका है, फिर भी हम प्रतिरक्षा कार्यों के संचालन तंत्र को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली के संचालन के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह अधिकांशतः अनुमान पर आधारित है, जिनमें से कुछ अनुमान काल्पनिक हैं और कुछ पूरी तरह से बेतुके प्रतीत होते हैं। मानव अनुसंधान संस्थान इन अनुमानों के आधार पर प्रयोगात्मक सत्यापन करेंगे, लेकिन सीमित अनुसंधान निधि के साथ वे केवल उन्हीं अनुमानों को मान्य करेंगे जिन्हें वे उपयोगी मानते हैं। अन्य अनुमानों को मजाक समझकर खारिज कर दिया जाता है। सहायक मस्तिष्क ने संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करते समय प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े इन अनुमानों की विश्वसनीयता का पता नहीं लगाया, बल्कि उसने प्रणाली के सभी अनुमानों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकाला और आश्चर्यजनक रूप से इन बेतुके अनुमानों में सुराग ढूंढ निकाले, जिससे एक बड़ी सफलता मिली और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के संचालन का अंतिम रहस्य उजागर हुआ। चूंकि इस तकनीक को प्रौद्योगिकी वृक्ष पर चिन्हित किया गया है, ये दर्शाता है कि यह तकनीक प्रौद्योगिकी वृक्ष द्वारा प्रमाणित है और सही है। हालांकि यान फेई को पेशेवर चिकित्सा का ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली की एक निश्चित समझ थी और मानव शरीर के लिए इसके महत्व के बारे में स्पष्ट थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का अंतिम रहस्य उजागर हो गया है, तो वे बहुत खुश हुए। प्रतिरक्षा प्रणाली के संचालन सिद्धांतों को जानने का अर्थ है कि मानव रोगों के लिए उपयुक्त प्रतिरक्षा चिकित्सा विकसित की जा सकती है, जिससे यह आशा जगती है कि कुछ पहले से लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। मूलतः दुनिया के सभी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मानव जीन का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आनुवंशिक स्तर पर मानव जीवन के रहस्यों को उजागर किया जा सके। उस समय तक सभी मानव रोगों का आनुवंशिक दृष्टिकोण से इलाज संभव हो सकेगा। लेकिन मानव प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर के साथ, यदि हम मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से डिक्रिप्ट भी नहीं कर सकते, तो हम मानव जीन के रहस्यों को वास्तव में कैसे समझ पाएंगे? प्रतिरक्षा प्रणाली को समझने में सहायक मस्तिष्क द्वारा की गई सफलता मानव जीन को पूरी तरह से समझने जितनी चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन जब तक मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का उचित उपयोग किया जाता है, तब तक यह अधिकांश वर्तमान बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त है। यान फेई ने सहायक मस्तिष्क के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली के संचालन सिद्धांतों के बारे में सीखा और पाया कि यह बहुत ही अद्भुत है। यह न केवल शरीर को बाहरी पदार्थों के संक्रमण से बचा सकता है, बल्कि आंतरिक वातावरण की स्थिरता और शारीरिक संतुलन को भी बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य रूप से कार्य करती है, तो शरीर पूर्ण संतुलन बनाए रख सकता है, जो शारीरिक आकार के रखरखाव में परिलक्षित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के अनुसार मानव शरीर को एक आदर्श शारीरिक आकार बनाए रखने की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार शरीर के भीतर एक मोटापा एंटीबॉडी उभरती है, जो स्वचालित रूप से अतिरिक्त वसा को तोड़ने और एक आदर्श शारीरिक आकार बनाए रखने में सक्षम होती है।
हालांकि व्यवहार में प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद मोटापा एंटीबॉडी उम्र के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। एक बार मोटापा एंटीबॉडी खत्म हो जाने पर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में अतिरिक्त वसा को नजरअंदाज कर देती है और उसे सक्रिय रूप से तोड़ने का काम नहीं करती। समय के साथ मोटापा बढ़ता जाता है। यदि प्रतिरक्षा प्रणाली में मोटापा एंटीबॉडी गायब नहीं होती है, तो एक बार जब शरीर में वसा की मात्रा प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा परिभाषित महत्वपूर्ण सीमा से अधिक हो जाती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली की किलती कोशिकाएं नवनिर्मित वसा कोशिकाओं को खत्म करने के लिए तेजी से तैनात हो जाएंगी, जिससे शरीर का सही आकार बना रहेगा। बात सिर्फ शरीर के आकार की नहीं है, यहाँ तक कि त्वचा में भी प्रतिरक्षा प्रणाली के भीतर त्वचा प्रतिपिंड एंटीबॉडीज होते हैं। अगर त्वचा पर परजीवी या अन्य संभावित हानिकारक बाहरी पदार्थ दिखाई देते हैं, तो प्रतिरक्षा प्रणाली इन बाहरी पदार्थों को अवशोषित करने और त्वचा को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भक्षक कोशिकाओं फेगोसाइटिक सेल्स या मारक कोशिकाओं किलर सेल्स को भी भेजती है। दुर्भाग्य से यौवन समाप्त होने के बाद मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद मोटापा प्रतिरक्षी और त्वचा प्रतिरक्षी जैसे पदार्थ अचानक गायब हो जाते हैं। नतीजतन शरीर अदृश्य रूप से मोटा और विकृत हो जाता है और त्वचा बेहद खराब हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के संचालन सिद्धांतों को जानने के बाद यान फेई के मन में एक विचार आया, इन एंटीबॉडी को बहाल करने का एक तरीका खोजना जो प्रतिरक्षा प्रणाली में शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखते हैं। एक बार मोटापे की एंटीबॉडी बहाल हो जाने पर भले ही इंसान खाने पीने में लिप्त हो, जब तक कि वह एक निश्चित सीमा से ज्यादा न हो, उसका शरीर सामान्य बना रहेगा। दूसरी ओर त्वचा की एंटीबॉडी मानव त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखेगी और त्वचा पर विभिन्न प्रकार के तिल, मुहासे, परजीवी और दाग धब्बों को आने से रोकेगी। इससे पहले दुनिया की कोई भी कंपनी वजन घटाने और सौंदर्य उत्पादों के लिए सटीक उत्पाद बनाने में सक्षम नहीं थी। यहां तक कि यान फेई ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसे उत्पाद बना पाएंगे। लेकिन जब सहायक मस्तिष्क ने प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतिम रहस्य को सुलझा लिया, तो इन उत्पादों का निर्माण बहुत आसान हो गया। जब यान फेई को ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा डिकोड की गई ब्लैक टेक्नोलॉजी की अहमियत का एहसास हुआ, तो उसे समझ आ गया कि उसके आगे बढ़ने का मौका ही गया है। उसकी कंपनी के प्रमुख उत्पाद अब सिर्फ एक खोखला खोल बनकर रह जाने के बजाय जल्द ही बाजार में आने वाले थे। एक शोध लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यान फेई के मार्गदर्शन में ऑक्सिलरी ब्रेन ने इंटरनेट पर मानव शरीर से संबंधित और भी अधिक जानकारी एकत्र करना शुरू किया। इसने विभिन्न दवाओं की संरचना से संबंधित जानकारी और यहां तक कि पौधों से संबंधित विशाल मात्रा में जानकारी भी एकत्र की। इसका लक्ष्य इन विशाल डेटा सेटों का विश्लेषण करके मानव शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं में विभिन्न एंटीबॉडी को पुनर्स्थापित करने के तरीके खोजना था। सहायक मस्तिष्क की सीमित गणना शक्ति को ध्यान में रखते हुए यान फेई ने अपने प्रयासों को बहुत ज्यादा फैलाया नहीं, बल्कि मोटापे के प्रतिरक्षी के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है और मनुष्य कुपोषण से अतिपोषण की ओर बढ़ रहा है, जिससे मोटे लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वजन घटाने का बाजार इतना बड़ा था कि उनकी कंपनी के शुरुआती विकास में तेजी आई। सही सामग्री freewebnovel.com पर उपलब्ध है। जब उसके उत्पादों के लिए उम्मीद जगी, तभी यान फेई को लू पिनपिन का सामना करने का आत्मविश्वास मिला। आखिरकार लू पिनपिन ने उसकी मदद करने के लिए इस्तीफा दिया था, और अगर वह एक उत्पाद भी नहीं बना सका तो यह उसके साथ बहुत अन्याय होगा। यान फेई ने लू पिनपिन को ढूंढा और उसके साथ चर्चा की तथा अपनी योजनाएं साझा की। लू पिनपिन ने यान फेई के परिचय को ध्यान से सुना, फिर पूछा, क्या आपका मतलब है कि हमारे उत्पाद जल्द ही उपलब्ध होंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमें उन्हें कैसे बेचना चाहिए, क्या ये सही है? यान फेई ने कहा, हाँ, हमारे उत्पादों का पहला बैच वजन घटाने से संबंधित होगा। जहां तक प्रभावों की बात है, आपको उन पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। वे निश्चित रूप से दुनिया में सबसे प्रभावी वजन घटाने वाली दवाएं होंगी, जिनका कोई विषाक्त दुष्प्रभाव नहीं होगा और वजन बहुत तेजी से कम होगा। अब मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हमें इस उत्पाद को दवा के रूप में बेचना चाहिए या इसे भोजन या आहार पूरक के रूप में बेचना चाहिए? लू पिनपिन ने पूछा, क्या इस उत्पाद में औषधीय तत्व हैं? यान फेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि इसमें औषधीय तत्व न हो। ये पौधों से निकाला गया प्राकृतिक और गैर विषाक्त पदार्थ होना चाहिए जिसका कोई दुष्प्रभाव न हो। ऑक्सिलरी ब्रेन की शोध में यान फेई वसा जीन को लक्षित करने के लिए रासायनिक दवाओं या जीन दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहते थे, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक पौधों के अर्क का उपयोग करने की आशा रखते थे।
उनका मानना था कि जीन दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों से अधिक शक्तिशाली नहीं होती। आखिरकार मनुष्य आनुवंशिकी के बारे में बहुत कम जानते हैं और जीन दवाओं पर लंबे समय तक शोध नहीं हुआ है। यदि आनुवंशिक स्तर पर संशोधनों के दुष्प्रभाव दिखने में सदियों लग जाते हैं तो मनुष्यों के लिए पछताने में बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए यान फेई ने जन्मजात प्रतिरक्षा कार्यों के माध्यम से रोगों के उपचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमताओं का उपयोग करने पर जोर दिया। प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमताएं शरीर की स्वाभाविक होती हैं और विभिन्न कार्य हमेशा से मौजूद रहे हैं, केवल समय के साथ कमजोर या लुप्त होते रहे हैं। अब वह केवल मानव शरीर की इन अंतर्निहित क्षमताओं को पुनर्स्थापित कर रहे थे, बिना वृद्धि और विकास को प्रभावित किए, जिसे निश्चित रूप से विषाक्त दुष्प्रभावों के बिना पूरी तरह से प्राकृतिक कहा जा सकता है। हालांकि सहायक मस्तिष्क ने अभी तक पूरी तकनीक को नहीं समझा था। यान फेई को यह स्पष्ट नहीं था कि उसके विचार साकार होंगे या नहीं, और वह केवल अस्पष्ट रूप से ही बोल पा रहा था। हालांकि लू पिनपिन को इसमें शामिल पेचीदगियां समझ में नहीं आईं, फिर भी उन्होंने विश्लेषण करना शुरू किया। अगर उत्पाद में औषधीय तत्व हैं, तो हम निश्चित रूप से इसे केवल दवा के रूप में ही बेच सकते हैं। अगर कोई औषधीय तत्व नहीं है, तो हम इसे पूरी तरह से भोजन या आहार पूरक के रूप में बेच सकते हैं। अगर हम इसे दवा के रूप में बेचते हैं, तो हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और देश द्वारा नैदानिक परीक्षणों के कई चरणों को पार करना होगा, और अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता भी है, तो बाजार में आने में कम से कम 2 साल लगेंगे। हालांकि अगर हम इसे आहार पूरक या केवल भोजन के रूप में बेचते हैं, तो मूल रूप से समय की आवश्यकता नहीं है, और जब तक हम राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षण पास कर लेते हैं, हम सीधे बाजार में जा सकते हैं। यान फेई ने एक पल सोचा और कहा, हम पहले दवा या आहार पूरक खाद्य के रूप में बेचने के लिए 2 योजनाएं तैयार कर सकते हैं, और पहले से विभिन्न उत्पादन और बिक्री की तैयारियां कर सकते हैं। जैसे ही हम उत्पाद का प्रकार निर्धारित कर लेते हैं, हम तुरंत संबंधित योजना को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे बहुत समय की बचत होगी। लू पिनपिन थोड़ी निराश थी। उसने ऐसी कंपनी पहले कभी नहीं देखी थी, जो इतने लंबे समय से बिना ये जाने कि वह कौन सा उत्पाद बेचेगी, चल रही हो और उसे अलग अलग परिस्थितियों के लिए कई योजनाएं बनानी पड़ रही हो। अगर यान फेई ने उसे आने के लिए नहीं कहा होता, तो वह ऐसे बॉस को देखकर मुंह मोड़कर चली जाती। लेकिन चूंकि यान फेई ने ही उससे आने के लिए कहा था, इसलिए वह बस उसके द्वारा सौंपे गए कामों को ठीक से करने की कोशिश कर सकती थी। पिनपिन को जाते देख यान फेई को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने पहले सोचा था कि सहायक मस्तिष्क का तकनीकी विश्लेषण और निष्कर्ष जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि बिना किसी ठोस नतीजे के इसमें इतना समय लग जाएगा, और उसके पास अपने करीबी दोस्त को कुछ देर के लिए निराश होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 1 हफ्ते बाद सहायक मस्तिष्क ने आखिरकार यान फेई को एक सुखद आश्चर्य दिया। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में मोटापा एंटीबॉडी जोड़ने की तकनीक का अंततः पता लगा लिया गया था और उसका विश्लेषण किया गया था। असफल सुरक्षित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सहायक मस्तिष्क ने अपने स्वयं के प्रौद्योगिकी विश्लेषण प्रणाली के भीतर कई प्रयोगात्मक सिमुलेशन आयोजित किए, और कंप्यूटेशनल शक्ति की गारंटी देने के लिए यान फेई ने इस दौरान ड्रोन को बाहर नहीं जाने दिया और सभी कंप्यूटेशनल क्षमताओं को प्रौद्योगिकी निष्कर्षण के लिए समर्पित कर दिया। लगातार परिणामों वाले कई सिमुलेशन परीक्षणों के बाद सहायक मस्तिष्क ने तकनीक की शुद्धता और प्रभावशीलता की पुष्टि की और इसे प्रौद्योगिकी वृक्ष की एक शाखा पर दर्ज किया। प्रौद्योगिकी वृक्ष केवल परिपक्व तकनीकों का ही दस्तावेजीकरण करता है, इसलिए एक बार चिन्हित होने पर यह दर्शाता है कि तकनीक परिपक्व हो गई है और इसे व्यावसायिक संचालन में लाया जा सकता है। यान फेई के मार्गदर्शन में प्रौद्योगिकी ने उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। सभी आवश्यक घटकों को प्राकृतिक पौधों से निकाला गया, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हुई और विषाक्त दुष्प्रभावों की कमी हुई। ऑक्सिलरी ब्रेन के व्यापक डेटा सत्यापन के कारण ही इसमें इतना समय लगा। यह तकनीक पश्चिमी दुनिया में रासायनिक दवाओं के उत्पादन की सोच से अलग थी और चीन की पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति से प्रेरणा लेती थी। विष रहित और प्रभावी सर्वोत्तम घटक प्राप्त करने के लिए ऑक्सिलरी ब्रेन ने चीनी चिकित्सा के संपूर्ण सिद्धांत के साथ साथ आधुनिक पादप डेटा को डाउनलोड और अध्ययन किया और अंततः एक निश्चित सूत्र तैयार किया। यह फॉर्मूला कुछ चीनी चिकित्सा के नुस्खे जैसा था, लेकिन पारंपरिक नुस्खों की सीमाओं से मुक्त था। इसमें 13 वनस्पति सामग्री शामिल थीं, जिनमें से एक चीनी चिकित्सा से थी और बाकी 12 रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले आम पौधे थे। एक औषधीय जड़ी बूटी भी व्यापक रूप से उगाई जाती थी और सस्ती भी थी, जिसकी लागत लगभग 0 थी।
बाकी 12 वनस्पति प्रजातियां पहाड़ों में पाए जाने वाले सबसे आम पौधे थे जो लगभग मुफ्त थे। दूसरे शब्दों में, यान फेई के पास मौजूद अंतिम फॉर्मूला सस्ता और प्रभावी दोनों था, कच्चे माल की कमी की चिंता किए बिना। हालांकि फॉर्मूले के लिए आवश्यक कच्चा माल सरल था, लेकिन निष्कर्षण और निर्माण की पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल थी। इसमें कई चरण शामिल थे और किसी भी चरण में कोई भी समस्या उत्पाद को विफल बना सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के उत्पाद के उत्पादन स्थल के लिए किसी विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं थी। इसे घर पर भी एक बड़े लोहे के बर्तन और गैस स्टोव के साथ बनाया जा सकता था। हालांकि सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू थे पौधों के घटकों को डालने का क्रम, उन्हें डालने का समय, सामग्री डालने के अंतराल को नियंत्रित करना, धीमी आंच पर पकाने का समय, और यहां तक कि धीमी आंच पर पकाने के दौरान हिलाने की विधि और तापमान, इन सभी की विशिष्ट आवश्यकताएं थीं। इन सभी उत्पादन शर्तों को पूरा करके ही उत्तम उत्पाद को परिष्कृत किया जा सकता है। और अगर किसी भी कार्यक्रम में कोई त्रुटि हुई, तो असफल मिश्रण के कारण सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। सूत्र प्राप्त करने के बाद यान फेई ने उत्पाद बनाने की ठानी और कच्चा माल तैयार करना शुरू कर दिया। चून की आवश्यक सामग्री बहुत सरल थी, इसलिए उन्होंने आसानी से 13 पौधों की सामग्री इकट्ठा की और उन्हें अपने घर की रसोई में तैयार किया। फिर बुद्धिमान मस्तिष्क के निर्देशन में उत्पाद को धीमी आंच पर पकाया। बुद्धिमान मस्तिष्क के निर्देशों और यान फी के उत्तम शारीरिक नियंत्रण के बावजूद वह उत्पाद बनाने के अपने पहले प्रयास में असफल रहा। यह असफलता 5वें प्रयास तक जारी रही, जब अंततः उसे सफलता मिली। webno.well.com सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया उत्पाद एक हल्का सुनहरा चांदी सफेद तरल था जिसमें मीठी सुगंध थी। यह एक सफल उत्पाद के लिए सहायक मस्तिष्क द्वारा निर्धारित अंतिम रंग और गंध थी। असफल सभी उत्पाद काले हो गए, चीनी औषधि की कड़वाहट जैसे, और एक दुर्गंधयुक्त गंध छोड़ते हुए। केवल सफल उत्पाद ही हल्के सुनहरे रंग की चमक और मीठी सुगंध वाला चांदी सफेद तरल प्रदर्शित कर सकता था। सचमुच अद्भुत। यान फेई को सहायक मस्तिष्क के निष्कर्षों से यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस चांदी जैसे सफेद तरल की सांद्रता बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसे मुंह से लेने से पहले इसे पतला करना पड़ा ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली मोटापे के प्रतिरक्षी को चिन्हित कर सके और इस तरह वजन घटाने का लक्ष्य हासिल कर सके। पतलापन इतना ज्यादा था कि यह आश्चर्यजनक रूप से 10,000 गुना तक पहुंच गया। यान फेई ने गणना की कि उन्होंने जिस 50 मिलीलीटर द्रव को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, उसे 200 लोगों के लिए खुराक के रूप में पतला किया जा सकता है। ऐसे 1 लीटर द्रव से 4,000 लोगों का इलाज किया जा सकता है। हालांकि इस उत्पाद का उत्पादन बहुत ऊर्जा गहन था, लेकिन सभी सही उपकरणों के साथ यान फेई केंद्रित रहकर एक दिन में 500 लीटर का उत्पादन कर सकते थे, जिसका अर्थ था कि उनका दैनिक उत्पादन 20 लाख लोगों के लिए पर्याप्त था। कम से कम उत्पादन मात्रा के संदर्भ में इस उत्पाद में कोई समस्या नहीं थी। फ्रे वेब एन ओवल सियोम एक परिपक्व वजन घटाने वाला उत्पाद तैयार करने के बाद यान फेई ने दूसरों को अपने व्यावसायिक राज को जानने से रोकना शुरू कर दिया। हालांकि उत्पाद बनाने की बुद्धिमान मस्तिष्क की विधि बहुत जटिल थी। अगर कोई सहायक मस्तिष्क की सहायता के बिना सूत्र प्राप्त कर लेता, तो वह उसकी नकल नहीं कर सकता था, फिर भी उसे बेहद सतर्क रहना पड़ता था। दुनिया में हर दिन कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं, और एक चूक से उसके उत्पाद का राज लीक हो सकता था, जो एक बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए यान फेई सोचने लगा कि अपने उत्पाद का राज कैसे छिपाए। आखिरकार उसे एक बेहतरीन तरीका सूझा। मोटापा कम करने वाले तरल पदार्थ को मोटापे के एंटीबॉडी को चिन्हित करने वाली क्षमता वाली दूसरी चीजों में मिलाकर उन्हें उन्हीं चीजों की आड़ में बेच दिया जाए। जब लोग इन चीजों का सेवन करेंगे, तो वे स्लिमिंग तरल पदार्थ को निगल लेंगे और वजन कम करने का असर भी वैसा ही होगा। इससे यान फेई उन लोगों को गुमराह कर सकता था जो उसके व्यापारिक रहस्यों को जानना चाहते थे, और उन्हें गलत लक्ष्यों और दिशाओं की ओर ले जा सकता था। इससे उसे लू पिनपिन की वह बात याद आई जो उसने उसे दवाइयों और खाद्य उत्पादों की बिक्री के बीच के अंतर के बारे में बताई थी, और उसने एक फैसला लिया। वह था वजन घटाने वाली कुकीज बेचना और कुकीज में स्लिमिंग लिक्विड मिलाना, ताकि लोगों को पता ही न चले कि वजन घटाने में कौन सी सामग्री काम कर रही है। यान फेई ने अपनी योजना बनाने के बाद तुरंत सहायक मस्तिष्क को कुकी बनाने की तकनीक का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने का निर्देश दिया, और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि कुकीज की प्रभावशीलता को प्रभावित किए बिना उनमें स्लिमिंग लिक्विड कैसे डाला जाए। नतीजतन सहायक मस्तिष्क ने इंटरनेट से कुकी बनाने से संबंधित विशाल डेटा डाउनलोड करना शुरू कर दिया और यान फेई की जरूरतों के अनुसार दोनों उत्पादों को एकीकृत करना शुरू कर दिया। कुकी बनाने की प्रक्रिया जटिल नहीं थी।
कुकी बनाने वाले विभिन्न घटकों को समझने के बाद ऑक्सिलरी ब्रेन ने सिस्टम में कई प्रयोग किए और जल्द ही एक बेहतरीन कुकी उत्पादन प्रक्रिया तैयार कर ली। फिर उसने स्लिमिंग लिक्विड को कुकीज में मिलाया और व्यापक गणनाएं की। तीसरे दिन ऑक्सिलरी ब्रेन आखिरकार एक बेहतरीन कुकी बनाने की तकनीक लेकर आया। इस तकनीक ने कुकीज में स्लिमिंग लिक्विड को बिना उनके वजन घटाने के प्रभाव को प्रभावित किए पूरी तरह से समाहित कर दिया और साथ ही कुकीज के बेहतरीन स्वाद की भी गारंटी दी। इस बेहतरीन स्वाद की गणना सहायक मस्तिष्क द्वारा अधिकांश लोगों की पसंद के अनुसार की गई। दूसरे शब्दों में, वजन घटाने के किसी भी प्रभाव के बिना भी एक बार जब लोग इन कुकीज को चखते तो वे इनके स्वादिष्ट स्वाद से आकर्षित होकर इनके दीवाने हो जाते। तब से यान फेई के पास आखिरकार एक पूरी निर्माण तकनीक आ गई जिसमें स्लिमिंग लिक्विड बनाने की विधि और स्लिमिंग लिक्विड से बनी स्वादिष्ट कुकीज बनाने की प्रक्रिया शामिल थी। इन प्रक्रियाओं के साथ यान फेई का व्यवसाय आखिरकार सही रास्ते पर आ गया और अब वह सिर्फ एक खोखला खोल नहीं रहा। जब यान फेई को कुकी बनाने की पूरी तकनीक, स्लिमिंग लिक्विड बनाने की विधि और प्रक्रिया सब पता चल गई तो उन्होंने तुरंत लू पिंगपिंग को सलाह के लिए बुलाया। शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना होगा, लेकिन लू पिंगपिंग ने पहले ही सभी संभावित परिस्थितियों पर विचार कर लिया था और उसके अनुसार योजनाएं बना ली थीं। इसलिए जैसे ही यान फेई ने वजन घटाने वाली कुकीज का डेटा प्रस्तुत किया, उन्होंने तुरंत संबंधित कदम उठाने शुरू कर दिए। शंघाई के उपनगरीय इलाके में समुद्र के पास एक बड़ा खाद्य प्रसंस्करण कारखाना था। ये कारखाना खराब प्रबंधन के कारण बंद हो गया था, लेकिन संयंत्र काफी बड़ा था और अंदर की मशीनें अभी भी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थीं। ये खाद्य प्रसंस्करण कारखाना वह लक्ष्य था जिसे लू पिंगपिंग ने योजना के अनुसार पहले ही खोज लिया था। उत्पाद की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत इस कारखाने के अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू कर दी। खाद्य प्रसंस्करण कारखाना 150 एकड़ में फैला था, जो शायद कहीं और ज्यादा न लगे, लेकिन शंघाई जैसी अनमोल धरती पर इसे एक महत्वपूर्ण कारखाना माना जाता था। खाद्य प्रसंस्करण कारखाने के उपकरण लगभग 80% नए और अच्छी तरह से रखरखाव वाले थे। बस अफसोस की बात यह थी कि जिस जमीन पर फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री खड़ी थी, वह फैक्ट्री की नहीं बल्कि पास की बस्ती की सामूहिक जमीन से लीज पर ली गई थी और लीज अवधि में 5 साल से भी कम समय बचा था। पिछले मालिक ने गलत रास्ता चुना था जिससे उसे भारी नुकसान हुआ और वह लंबे समय तक इसी दलदल में फंसा रहा। नतीजतन वह लू पिंगपिंग के साथ बातचीत के दौरान सौदा करने के लिए आतुर था, जिसने उसकी अधीरता का फायदा उठाते हुए अपनी कुशल बातचीत तकनीक का प्रदर्शन किया। मालिक ने तुरंत हामी भर दी और अंततः फैक्ट्री का स्वामित्व और उससे जुड़ी जमीन के पट्टे के अधिकार 40 मिलियन युआन में हस्तांतरित कर दिए गए। दोपहर के 1:39 40 करोड़ युआन में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री हासिल करना निस्संदेह एक बड़ा सौदा था। अगर पिछले मालिक की बेचने की जल्दबाजी और लू पिंगपिंग की पहले से की गई कार्रवाई न होती तो कीमत कम से कम 50% बढ़ जाती। लू पिंगपिंग की एकमात्र चिंता ये थी कि फैक्ट्री की जमीन उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि बस्ती की सामूहिक किराए की जमीन थी जिससे भविष्य में अनिश्चितताएं पैदा हो सकती थीं। शुरुआत में लू पिंगपिंग ने यान फेई को सुझाव दिया कि वे खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन को आउटसोर्स करें और साथ ही उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी भी मजबूत करें। इस उपाय से न केवल लागत कम होगी, बल्कि उत्पादन भी जल्दी शुरू हो सकेगा और एक ही तीर से 2 निशाने साधे जा सकेंगे। लेकिन यान फेई के अपने विचार थे। आखिरकार तथाकथित वजन घटाने वाली कुकीज तो बस एक दिखावा थी। उनका असली मूल्य उनके बेहतरीन स्वाद में निहित था। पोषण मूल्य की बात करें तो आजकल कौन पोषण संबंधी कमियों से जूझता है। ये कुकीज वजन घटाने में इसलिए कारगर साबित हुई क्योंकि इनमें स्लिमिंग लिक्विड के कुछ खास तत्व शामिल थे, जो प्रतिरक्षा प्रणाली में वजन घटाने वाले एंटीबॉडीज को चिन्हित करते थे, जिससे ये शरीर की वसा की मात्रा को अपने आप नियंत्रित कर पाती थी और वजन घटाने और शरीर को सुडौल बनाने का प्रभाव प्राप्त करती थी। ये स्लिमिंग लिक्विड यान फेई का असली राज था, एक ऐसा राज जो उसने लू पिंगपिंग को भी नहीं बताया था। अगर दुनिया में कोई एक इंसान होता जिस पर यान फेई भरोसा कर सकता, तो वो बेशक लू पिंगपिंग ही होती। अगर लू पिंगपिंग उसके सारे पैसे चुराकर उसे नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो भी उसे कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनके रिश्ते पर कोई सवाल ही नहीं था। यान फेई ने लू पिंगपिंग को सच नहीं बताया, इसलिए नहीं कि उसे उस पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि कहीं राज अनजाने में लीक ना हो जाए। जैसे ही कोई राज किसी दूसरे को पता चलता है, उसके बाहर आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर लू पिंगपिंग को राज का पता चल जाता तो दूसरे लोग उसे निशाना बना सकते थे,
जिससे वह खतरे में पड़ सकती थी, जो उसकी सुरक्षा का एक तरीका भी था। इसलिए कुकी उत्पादन के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऑक्सिलरी ब्रेन ने एक ऐसी प्रक्रिया तैयार की जिससे आटा मिलाते समय ही स्लिमिंग लिक्विड मिलाया जा सकता था। इस दौरान ये वास्तव में स्लिमिंग लिक्विड को मिश्रण में मिला रहा था। इस प्रक्रिया के इस चरण के साथ वजन घटाने वाली कुकीज वास्तव में प्रभावी हो गईं। इसलिए यान फेई के लिए इस प्रक्रिया को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखना जरूरी था। वह उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार स्लिमिंग लिक्विड मिलाता था। इन कुकीज के उत्पादन को आउटसोर्स करने के लिए ये काम किसी और को सौंपना पड़ता, जिससे संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता। यही मुख्य कारण था कि यान फेई ने अपनी खुद की फैक्ट्री खोलने पर जोर दिया और अब अपनी फैक्ट्री के साथ खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी में सुधार करके वह कुकीज बनाने में सक्षम हो गया। मशीनरी में बदलाव की प्रक्रिया के दौरान यान फेई ने उत्पादन लाइन पर अतिरिक्त उपकरण स्थापित किए और खुद ही उनका संचालन किया और चुपके से मिश्रण में स्लिमिंग लिक्विड मिलाया। पिंग वाकई प्रबंधन में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कारखाने के उपकरणों के अंशांकन, उत्पादन कार्यशाला के कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण, कच्चे माल की खरीद और पैकेजिंग जैसे बेहद थकाऊ काम सिर्फ 10 दिनों में पूरे कर लिए, जिससे उनकी कार्यकुशलता का असाधारण प्रदर्शन हुआ। अगर यान फेई को ये काम खुद ही करने होते तो उन्हें कम से कम 2 महीने लगते। अधिग्रहण के बाद खाद्य प्रसंस्करण कारखाने का नाम बदलकर ड्रीम फूड प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, जो ड्रीम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। खाद्य प्रसंस्करण कारखाने ने पहले बिस्कुट उत्पाद बनाए थे और उसके पास बिस्कुट उत्पादन योग्यताएं भी थीं, इसलिए जब तक संबंधित विभाग के दस्तावेज सही थे, उत्पादन जारी रह सकता था। जब उत्पादित बिस्कुट संबंधित विभागों के निरीक्षण में पास हो जाते तो उन्हें बाजार में बिक्री के लिए भेजा जा सकता था। वजन घटाने वाली कुकीज के बिक्री मॉडल के संदर्भ में लू पिंगपिंग ने यान फेई के साथ परामर्श करने के बाद भौतिक स्टोर खोलने के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और इसके बजाय बिक्री के लिए सीधे टाओबाओ पर एक ऑनलाइन स्टोर खोलने का विकल्प चुना। आखिरकार यान फेई की शुरुआती पूंजी सीमित थी और खाद्य प्रसंस्करण कारखाने के अधिग्रहण, उत्पादन कर्मचारियों की भर्ती, कच्चे माल की खरीद और पैकेजिंग के बाद उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। सुरक्षा जमा लेकर एजेंट ढूंढने का तरीका भी उन्होंने खारिज कर दिया। इस स्तर पर वजन घटाने वाली कुकीज की कोई ब्रांड पहचान नहीं थी, इसलिए अगर वे ऐसा कोई निवेश सम्मेलन भी आयोजित करते तो कोई भी उसमें शामिल नहीं होता, जमा राशि देने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए शुरुआती दौर में ड्रीम फूड्स के बिक्री विभाग को एक ऑनलाइन स्टोर खोलने का काम सौंपा गया। यान फेई को अपनी वजन घटाने वाली कुकीज पर पूरा भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि जैसे ही कोई उन्हें आजमाएगा, उसे तुरंत वजन कम करने का आनंद मिलेगा। लेकिन शुरुआत में अपना नाम कैसे बनाएं और अपने वजन घटाने वाले उत्पादों का जनता के बीच प्रचार कैसे करें, यह एक बड़ी चुनौती थी। आखिरकार वह जमाना नहीं था जब शराब की खुशबू को झाड़ी की जरूरत नहीं होती और उत्पाद चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, प्रचार का महत्व तो था ही। इसलिए अगर उत्पादों की कोई ब्रांड पहचान नहीं होती तो ऑनलाइन स्टोर खोलने से भी कोई कारोबार नहीं होता। मूल रूप से यान फेई इंटरनेट पर सनसनी फैलाना चाहते थे और वजन कम करने वाली कुकीज को डाइटर्स को खुद आजमाने के लिए ये कहकर उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते थे, लेकिन लू पिंगपिंग ने इस विचार को नकार दिया। इस तरीके का फायदा प्रतिस्पर्धी आसानी से उठा सकते थे। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी उत्पाद का जोर शोर से प्रचार करते हुए नकारात्मक जानकारी फैला देते और जब वह नकारात्मकता ऑनलाइन फैल जाती और बढ़ जाती तो उत्पाद की प्रभावशीलता के बावजूद उसे नकार दिया जाता, जिससे समय से पहले ही हार हो जाती और नायक भी हंसी के पात्र बन जाते। इसलिए उत्पाद के लॉन्च की अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए लू पिंगपिंग ने उत्पाद प्रचार के लिए पारंपरिक तरीका अपनाने का फैसला किया और अपनी बची हुई ज्यादातर धनराशि विज्ञापन में लगाने का फैसला किया। टेलीविजन स्टेशनों और प्रमुख पोर्टल वेबसाइटों के लिए विज्ञापन लागत बहुत ज्यादा थी, जो उनके बजट से बाहर थी। इसलिए लू पिंगपिंग ने सिटी बस टेलीविजन, सबवे कार टेलीविजन और परिवहन स्टेशन प्लेटफार्मों पर सघन विज्ञापन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इन जगहों पर कम लागत वाले विज्ञापन उपलब्ध थे और यहां यात्रियों का एक बड़ा समूह अक्सर आता जाता रहता था। ये यात्री, जो अक्सर व्यायाम करने में इतने व्यस्त रहते थे कि अक्सर मोटापे के लक्षण अनुभव करते थे, फिर भी उनकी क्रय शक्ति पर्याप्त थी। ये लोग वजन घटाने वाली कुकीज के लक्षित ग्राहक थे। हालांकि इन जगहों पर विज्ञापन देने से उत्पाद निम्न श्रेणी का लग सकता है, लेकिन इससे उनके लक्षित ग्राहकों पर सटीक निशाना साधा गया, जिससे यह एक किफायती रणनीति बन गई। इसके अलावा
यान फेई और लू पिंगपिंग को अपने उत्पाद पर पूरा भरोसा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि जो कोई भी वजन घटाने वाली कुकीज आजमाने को तैयार होगा, उसे जरूर नतीजे दिखेंगे। जब उपभोक्ताओं की जुबानी बात फैलने लगी तो उनके उत्पाद की बिक्री में उछाल की असली शुरुआत हो गई। इसलिए शुरुआती दौर में उनका लक्ष्य उत्पाद की पहचान को व्यापक बनाना तथा अधिक से अधिक लोगों को अपने उत्पाद को आजमाने के लिए आकर्षित करना था। बेशक उत्पाद के विज्ञापन को बहुत घटिया न लगने देने के लिए लू पिंगपिंग ने प्रचार वीडियो पर कोई कमी नहीं की। उन्होंने वजन कम करने वाली कुकीज का प्रचार करने के लिए एक प्रसिद्ध घरेलू अभिनेत्री को नियुक्त किया। सिर्फ उत्पादन लागत और सेलिब्रिटी विज्ञापन शुल्क पर ही उन्हें साल भर में 12 मिलियन का खर्च आया। ये यान फेई की बची हुई पूरी रकम थी, लेकिन यान फेई और लू पिंगपिंग दोनों का मानना था कि जब तक वे उत्पाद की पहचान बना लेते हैं, उत्पाद की प्रभावशीलता बाजार में तेजी से सफलता सुनिश्चित करेगी और अच्छी बिक्री को बढ़ावा देगी। सीमित धन के कारण उन्होंने अपना प्रारंभिक प्रचार अभियान विशेष रूप से शंघाई में शुरू करने का निर्णय लिया। चीन की वित्तीय राजधानी होने के नाते यह न केवल आर्थिक रूप से उन्नत था, बल्कि विभिन्न पहलुओं में अग्रणी प्रभाव के साथ एक फैशन मानक के रूप में भी कार्य करता था। एक बार जब वजन घटाने वाली कुकीज शंघाई में लोकप्रिय हो गईं, तो निश्चित रूप से अन्य शहरों में भी इनकी बिक्री बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त शुरुआत में शंघाई में छोटे पैमाने पर प्रचार करने का विकल्प चुनने से वे प्रतिस्पर्धियों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें बढ़ने और मजबूत होने के लिए समय मिल जाएगा। चूंकि यान फेई को व्यवसाय प्रबंधन का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने उत्पाद के प्रचार और बिक्री का सारा काम लू पिंगपिंग को सौंप दिया और पूरी तरह से उत्पादन कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उत्पादन के दौरान उन्होंने चुपके से आटे में स्लिमिंग लिक्विड मिलाकर स्वादिष्ट कुकीज बनाई, जिनका वजन घटाने का असर बिल्कुल सही था। फूड फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए यान फेई ने शंघाई के रोजगार बाजार से कुछ पूर्व सैन्यकर्मियों की भर्ती की और कंपनी का सुरक्षा विभाग उन्हीं पर आधारित किया। फूड फैक्ट्री शंघाई के बाहरी इलाके में एक टाउनशिप में स्थित थी, जबकि कंपनी का मुख्यालय उसी इमारत की 18वीं मंजिल पर बना रहा। ये सुरक्षा विभाग मुख्यालय और फूड फैक्ट्री दोनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। लू पिंगपिंग की तरफ से सब कुछ व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया गया और यान फेई की उम्मीदों पर खरा उतरा। 1 महीने बाद सभी तैयारी का काम पूरा हो गया और फैक्ट्री पूरी क्षमता से चलने लगी और वजन कम करने वाली कुकीज का उत्पादन लगातार जारी रहा, जो गोदाम में जमा हो गई थी। यान फेई के विशेष अनुरोध पर ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा तैयार किए गए स्लिमिंग लिक्विड में कोई रासायनिक दवा सामग्री नहीं थी। इसलिए जब संबंधित विभागों ने वजन कम करने वाली कुकीज का परीक्षण किया, तो उन्हें कोई अवैध मिलावट या हानिकारक पदार्थ नहीं मिला और कुकीज ने तुरंत निरीक्षण पास कर लिया, जिससे उन्हें खाद्य उत्पाद के रूप में बाजार में बिक्री के लिए योग्यता प्राप्त हो गई। दूसरी ओर ड्रीम फूड्स के वजन घटाने वाले कुकीज के विज्ञापन और प्रचार पोस्टर शंघाई की बसों, सबवे और स्टेशनों पर बार बार और सघन रूप से दिखाई देने लगे। वजन घटाने वाले कुकीज का विज्ञापन अभी भी एक प्रसिद्ध घरेलू अभिनेत्री का था, जिसने धीरे धीरे कुछ लक्षित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया। लॉन्च के शुरुआती दिनों में टाओबाओ पर वजन घटाने वाली कुकीज का ऑनलाइन स्टोर निराशाजनक था। कई दिन बीत जाने के बावजूद एक भी ऑर्डर नहीं आया। आखिरकार इतने सालों में लोगों पर वजन घटाने वाले उत्पादों के ढेरों विज्ञापन बरस रहे थे, जिनमें से कोई भी वाकई कारगर नहीं था, और अगर वजन कम भी हो जाता था तो अक्सर उसके बाद फिर से वजन बढ़ जाता था। इस वजह से कई लोगों का वजन घटाने वाले उत्पादों पर से भरोसा उठ गया। हालांकि चूंकि आम जनता मोटापे की ओर अग्रसर थी, इसलिए वजन कम करने की मांग लगातार बनी रही और जब भी कोई नया उत्पाद आता, लोग सुंदरता की सार्वभौमिक चाहत से प्रेरित होकर उसे आजमाने को तैयार रहते। बस एक ही समस्या थी कि विज्ञापित ये पौष्टिक बिस्कुट काफी महंगे थे। सिर्फ 20 कुकीज वाले एक डिब्बे की कीमत 2000 युआन थी, जिसका कुल वजन सिर्फ 200 ग्राम था और जिसे 5 दिनों में खाया जाना था। यान फेई ने सहायक मस्तिष्क के माध्यम से स्लिमिंग लिक्विड की आवश्यक मात्रा की गणना की और पाया कि मानव शरीर को वजन घटाने वाले एंटीबॉडी विकसित करने के लिए केवल 25 मिलीग्राम स्लिमिंग लिक्विड की आवश्यकता होती है। वजन घटाने वाली कुकीज के एक डिब्बे में 0.1 ग्राम होता है, जो 100 मिलीग्राम के बराबर होता है। सेवन के दौरान कुछ मात्रा में होने वाली बर्बादी को ध्यान में रखते हुए भी शरीर के लिए स्लिमिंग लिक्विड की एक प्रभावी खुराक को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली वजन घटाने वाले एंटीबॉडी प्राप्त कर सके और वजन कम कर सके। ये ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा परिकलित सटीक परिणाम थे, इसलिए यान फेई ने वजन घटाने वाली कुकीज के लिए ऐसी विशिष्टताएं तय की थीं।
लोगों को बस एक ही चीज चौंकाने वाली लगी, वो थी उनकी कीमत जो 2000 युआन प्रति बॉक्स तक पहुंच गई थी। लेकिन यान फेई और लू पिंगपिंग दोनों को लगा कि कीमत ज्यादा नहीं थी। आधुनिक लोग आमतौर पर व्यायाम नहीं करते और जरूरत से ज्यादा पोषण लेते हैं, जिससे वजन घटाने की भारी मांग पैदा होती है। विभिन्न वजन घटाने वाले उत्पादों और शारीरिक व्यायाम पर खर्च किया गया पैसा 2000 युआन से भी ज्यादा है और हो सकता है कि वे वजन कम भी न कर पाएं। जबकि उनकी वजन घटाने वाली कुकीज वाकई कारगर थीं, सिर्फ एक बॉक्स से शरीर पर कोई हानिकारक दुष्प्रभाव डाले बिना तेजी से वजन कम हो सकता था, जिससे यह वजन कम करने वालों के लिए एक बेहद किफायती विकल्प बन गया। ये लगभग हास्यास्पद है, यान फेई का आविष्कार, जो वजन घटाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है, एक अत्याधुनिक जैविक तकनीक थी जिसे प्रकाशित करने पर उन्हें आसानी से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिल सकता था। फिर भी अब इसे कुकीज में छिपाकर एक खाद्य उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा था, बिना इसकी असली प्रकृति को उजागर किए। उन्होंने इस आविष्कार के लिए पेटेंट भी नहीं कराया, इसे पूरी तरह से छुपाए रखा। हालांकि इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। अगर स्लिमिंग लिक्विड उजागर हो जाता, भले ही उसमें कोई दवाई न हो, तो निस्संदेह उसे दवा के रूप में विनियमित किया जाता। और एक बार जब ये दवा नियमों के दायरे में आ जाता, तो कई तरह की पाबंदियां लग जाती और इसकी प्रभावशीलता और विषाक्त दुष्प्रभावों की अनुपस्थिति को साबित करने में बहुत समय लगता, ऐसा कुछ जिसे यान फेई के पास आधिकारिक प्रक्रियाओं से निपटने के लिए न तो समय था और न ही धैर्य। फ्रई वेब नोवेल COM। हाल ही में यान फेई को एक तात्कालिकता का एहसास हो रहा था। 2 महीने पहले जब से उसने मार्क्वेस और झांग बाओचेन को हराया था, तब से वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, न कि पहले की तरह लगातार जिंदगी और मौत के बीच जूझती मुठभेड़ों से। उसे लग रहा था कि वह तूफान से पहले की शांति में है, एक भयंकर चुनौती का सामना करने की कगार पर। इसलिए वह जल्दी से अपना प्रभाव बढ़ाने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जब उसकी ताकत बढ़ेगी तभी वह आत्मरक्षा कर पाएगा। पूरी तरह से ड्रोन की सैन्य शक्ति पर निर्भर यान फेई अजेय नहीं था। हालांकि वजन घटाने वाली कुकीज का विज्ञापन अभियान आक्रामक था, फिर भी आधिकारिक बिक्री के पहले से 5वें दिन तक कोई ऑर्डर नहीं आया। 6ठे दिन तक उन्हें सफलता नहीं मिली और सिर्फ 5 डिब्बे ही बिके। 7वें दिन 8 डिब्बे, 8वें दिन 20, 9वें दिन 17, 10वें दिन 22, 11वें दिन 16 और 12वें दिन 13 डिब्बे बिके। पहले 12 दिनों में बिक्री का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिससे कंपनी के सेल्स स्टाफ के आत्मविश्वास को गहरा धक्का लगा। बड़े पैमाने पर और उच्च आवृत्ति वाले विज्ञापनों की बमबारी के बावजूद कुल बिक्री केवल 101 बक्सों की रही, जिससे कुल राजस्व 202,000 युआन रहा, जिससे उन्हें उत्पाद की संभावित सफलता पर संदेह हुआ। अप्रत्याशित रूप से 13वें दिन से वजन घटाने वाली कुकीज की बिक्री आसमान छूने लगी और एक ही दिन में 100 बक्सों तक पहुंच गई। 14वें दिन बिक्री 520 बक्सों तक पहुंच गई और 15वें दिन ये बढ़कर 1430 बक्सों तक पहुंच गई। उसके बाद से दैनिक बिक्री तेजी से बढ़ी और वजन घटाने वाली कुकीज बेहद लोकप्रिय हो गईं। 30वें दिन तक दैनिक बिक्री आश्चर्यजनक रूप से 10,000 बक्सों तक पहुंच गई और एक दिन का राजस्व 20 मिलियन युआन से भी ज्यादा हो गया, जो वाकई एक भयावह आंकड़ा था। 5 दिनों तक वेट लॉस कुकीज का इस्तेमाल करने के बाद पहले बैच के उपभोक्ताओं की प्रतिरक्षा प्रणाली में वजन घटाने वाले एंटीबॉडी विकसित हो गए थे। इसके बाद प्रतिरक्षा प्रणाली की सक्रियता से उनके शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होने लगी, जिससे तेजी से वजन कम होने लगा। बिना किसी दुष्प्रभाव के इतनी तेजी से वजन घटाने के प्रभावों को देखते हुए वेट लॉस कुकीज के उपभोक्ता बेहद खुश थे। उन्होंने अपने वजन घटाने के अनुभव इंटरनेट पर या अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना शुरू कर दिया। साझा की गई सामग्री में न केवल उनके वजन घटाने की कहानियां शामिल थीं, बल्कि इन सफल डाइटर्स की वजन घटाने से पहले और बाद की तुलनात्मक तस्वीरें भी शामिल थीं। इन लाइव प्रशंसापत्रों के साथ ड्रीम फूड्स के वजन घटाने वाले कुकीज की प्रतिष्ठा एक छोटे से क्षेत्र में तेजी से फैल गई। ये सकारात्मक प्रचार तेजी से फैला, जिससे ज्यादा लोग वजन घटाने वाले कुकीज के अस्तित्व के बारे में जागरूक हुए। इसी अच्छी प्रतिष्ठा के कारण वजन घटाने वाले कुकीज की बिक्री में सिर्फ 10 दिनों के भीतर ही भारी वृद्धि हुई। आज के समाज में इंटरनेट इतना विकसित हो गया है कि इसने स्थान की सीमाओं को तोड़ दिया है। इस प्रकार यान फेई और लू पिंगपिंग के सोचने से पहले ही ड्रीम फूड्स की वेट लॉस कुकीज की अच्छी प्रतिष्ठा देश भर में फैल चुकी थी। उनके प्रचार विज्ञापन शंघाई से आगे भी नहीं पहुंचे थे। इससे पहले ही देश भर के उपभोक्ताओं को वेट लॉस कुकीज के बारे में पता चल गया था और उन्होंने ताओबाओ के ऑनलाइन स्टोर से उन्हें खरीदना शुरू कर दिया था,
जिसके परिणामस्वरूप वेट लॉस कुकीज की बिक्री में भारी उछाल आया। यहीं पर लू पिनपिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने वजन घटाने वाली कुकीज के अद्भुत प्रभावों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, फिर भी उन्हें थोड़ी चिंता थी कि शायद उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया न मिले और उपभोक्ता उन्हें खरीदने को तैयार न हो, क्योंकि बाजार में अच्छे उत्पादों का असफल होना और दिवालिया हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है। अब बिक्री में तेजी देखकर लू पिनपिंग को आखिरकार राहत मिली। यान फेई ने अपनी पूरी दौलत इस उत्पाद में लगा दी थी, और अगर बिक्री नहीं हुई तो यान फेई सब कुछ गंवा देगा। उसे राहत मिली कि उसने यान फेई को निराश नहीं किया। यान फेई खुद ज्यादा चिंतित नहीं थे, आखिरकार उनके स्लिमिंग लिक्विड में दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी। अगर उपभोक्ता इसे आजमाने को तैयार रहे तो उन्हें इसके जादुई असर जरूर दिखेंगे। उन्हें अपने उत्पाद पर पूरा भरोसा था और उन्हें असफलता की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद धीमी विकास दर की थी। यान फेई की एकमात्र चिंता प्रतिस्पर्धियों से दमन और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों को लेकर थी। सौभाग्य से वेट लॉस कुकीज के तेजी से बढ़ते प्रभाव के कारण वे अपने प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया से पहले ही एक निश्चित बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में सफल रहे और सबसे कमजोर शुरुआती दौर को सुरक्षित रूप से पार कर गए। ये सब लू पिनपिंग की कड़ी मेहनत का नतीजा था। लू पिनपिंग के कुशल संचालन के बिना, स्लिमिंग लिक्विड के शक्तिशाली कार्यों के बावजूद, उन्हें अब तक मिले परिणाम प्राप्त करने में कम से कम 6 महीने लग जाते। वेट लॉस कुकीज की भारी बिक्री के साथ कंपनी का खाता धन से भर गया। इसलिए लू पिनपिंग ने बिक्री रणनीति में बदलाव किया, राष्ट्रीय टेलीविजन स्टेशनों और अन्य लोकप्रिय टेलीविजन स्टेशनों पर विज्ञापन देना शुरू किया और कई बड़े पैमाने के विविध कार्यक्रमों को प्रायोजित किया। साथ ही उन्होंने प्रमुख वेबसाइटों पर भी आक्रामक प्रचार किया, जिससे कुछ ही समय में ड्रीम फूड्स की वेट लॉस कुकीज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार की होड़ मच गई। हालांकि विज्ञापन का ये दौर बहुत बड़ा था, लेकिन इसने उत्पाद के बारे में सभी को जागरूक कर दिया। प्रचार की इस लहर के साथ ड्रीम फूड्स के वेट लॉस कुकीज की बिक्री फिर से बढ़ गई और जल्द ही प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा डिब्बे बिकने लगे, जिसका मतलब था कि प्रतिदिन 1 करोड़ युआन की बिक्री। सही सामग्री www.well.com पर देखें। इस समय दुनिया भर के एजेंट धीरे धीरे उनसे संपर्क करने लगे और वेट लॉस कुकीज के क्षेत्रीय बिक्री अधिकार हासिल करने लगे। इस पर चर्चा करने के बाद यान फेई और लू पिनपिंग ने धीरे धीरे ताओबाओ स्टोर के माध्यम से बिक्री बंद करने और इसके बजाय एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय एजेंट प्रणाली अपनाने का फैसला किया। ऑनलाइन बिक्री में सारा मुनाफा यान फेई का होता था, लेकिन क्षेत्रीय एजेंट प्रणाली अपनाने का मतलब था कि उन्हें मुनाफे में से कुछ हिस्सा बांटना पड़ता। हालांकि इससे यान फेई को इन लोगों को अपने सहयोगी के रूप में जीतने में मदद मिलती, क्योंकि उनके हित समान थे। वे स्वाभाविक रूप से यान फेई के इर्द गिर्द एकजुट होकर उसे सुरक्षा प्रदान करते। सबके हित एक साथ होने से वे दोनों मिलकर लाभ और हानि दोनों को साझा करते थे। इसलिए अगर स्थानीय स्तर पर वेट लॉस कुकीज के बारे में कोई भी नकारात्मक खबर सामने आती, तो ये लोग तुरंत उस समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाते, क्योंकि वे व्यापक संसाधनों और शक्ति वाले प्रभावशाली स्थानीय लोग थे। यान फेई ने मुनाफे का एक हिस्सा छोड़कर क्षेत्रीय एजेंट प्रणाली का चुनाव सिर्फ बिक्री की सुविधा के लिए नहीं किया था, बल्कि वजन घटाने वाली कुकीज का इस्तेमाल करके अपने हितों का गठबंधन बनाने और इन एजेंटों को अपने साथ खड़ा करने के लिए भी किया था। अगर कभी उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो ये एजेंट और उनके पीछे के लोग ही उसका सबसे मजबूत सहारा होंगे। आखिरकार वह उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता था और वे उसकी रक्षा करेंगे। अगर वह पहले की तरह अकेले ही आगे बढ़ता रहा, तो उसे जरूर मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सामूहिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। इसके अलावा वजन घटाने वाली कुकीज को सिर्फ ताओबाओ पर बेचने से उनकी किस्मत ताओबाओ के हाथों में चली जाएगी। अगर ताओबाओ किसी भी वजह से ड्रीम फूड्स का ऑनलाइन स्टोर बंद कर देता है, तो वजन घटाने वाली कुकीज बाजार से गायब हो जाएंगी। इसलिए जोखिम कम करने के लिए यान फेई बिक्री के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहेगी। यान फेई ने क्षेत्रीय एजेंट सम्मेलन की तैयारी का काम लू पिनपिंग पर छोड़ दिया, जबकि उन्होंने स्वयं सहायक मस्तिष्क का संचालन जारी रखने के लिए प्रौद्योगिकी का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना जारी रखा और अन्य प्रौद्योगिकियों को हासिल करने की कोशिश की, ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके जहां स्लिमिंग तरल के साथ कुछ हुआ तो उनकी कंपनी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन यान फेई को निराशा हुई। जब सहायक मस्तिष्क ने स्लिमिंग तरल प्रौद्योगिकी का विश्लेषण समाप्त कर लिया, तो अन्य जैव प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण और निष्कर्ष धीमा हो गया और लंबे समय तक कोई नई तकनीक सामने नहीं आई।
हालांकि यान फेई ज्यादा चिंतित नहीं थे। उन्हें जो तकनीक चाहिए थी वह आमतौर पर उच्च स्तरीय थी और विश्लेषण और निष्कर्ष के लिए ढेर सारी गणनाएं करने के लिए सहायक मस्तिष्क की जरूरत थी, जिससे अनगिनत तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता। यह आसान नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि जब तक सहायक मस्तिष्क अपना काम जारी रखेगा, वे अंततः अन्य उच्च तकनीकी आविष्कार हासिल कर लेंगे। एक शाम, जब यानफे ड्रोन असिस्टेड इंटेलिजेंट ब्रेन में तकनीकी विश्लेषण की प्रगति देख रहा था, तभी समुद्र तल से पानी की तेज आवाज आई, जहां ड्रोन खड़ा था। उसने तुरंत अपना ध्यान बदला और देखा कि ऊपर से कई विशाल वस्तुएं समुद्र में गिर रही थीं, जहां ड्रोन खड़ा था। यानफेई ने स्कैन के लिए क्वांटम रडार को सक्रिय किया और पाया कि ये वस्तुएं कई बड़े बक्से थे, जो कसकर बंद थे और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अंदर क्या था। इस दौरान ड्रोन अवतार शंघाई के आसपास के पानी में सक्रिय रहा, शहर के तटीय क्षेत्र से 100 किलोमीटर के दायरे में काम करता रहा। यह न केवल ये सुनिश्चित करने के लिए था कि ड्रोन का क्वांटम रडार किसी भी समय इंटरनेट से जुड़ सके, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए था कि किसी भी आपात स्थिति में ड्रोन तुरंत यानफेई के पास पहुंच सके, ताकि उसे फिर से अकेले लड़ने से बचाया जा सके। पानी के नीचे गश्त करते हुए ड्रोन अवतार समुद्र तल के भूभाग का मानचित्रण कर रहा था, इसलिए अब तक शंघाई के आसपास के जलक्षेत्र का पूरा भूभाग मानचित्र ऑक्सिलरी ब्रेन में संग्रहित हो चुका था। ड्रोन अवतार ने अनजाने में पकड़े जाने से बचने के लिए डॉक पर छिपने के लिए एक उपयुक्त स्थान भी चुन लिया था। ड्रोन अवतार फिलहाल शंघाई से 40 किलोमीटर दूर 180 मीटर गहरी एक समुद्री खाई में छिपा हुआ था। यहाँ कोई अंतर्धारा नहीं थी, न ही कोई बड़ी मछलियां थीं, यहाँ तक कि रेतीला समुद्र तल भी काफी बड़ा था, जो ड्रोन के लिए डॉकिंग के लिए आदर्श था। ड्रोन समुद्र तल पर आराम कर रहा था, जबकि कभी कभी जहाज उसके ऊपर से गुजरते थे, लेकिन सभी लोग बिना किसी घटना के शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे, जब तक कि कुछ बक्से ऊपर से नहीं गिर गए। यानफेई बहुत सतर्क था। उसने बक्सों को नष्ट करने के लिए नौसैनिक तोप नहीं चलाई, बल्कि ड्रोन को उस क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए नियंत्रित किया। उसने बक्सों को रेतीले समुद्र तल पर गिरते और कुछ बार लुढ़कते हुए देखा, फिर समुद्र तल पर रुक गया। यानफेई ने राहत की सांस ली, लगभग यह मानते हुए कि उसकी पोल खुल गई है, कि उन बक्सों में गहरे पानी के बम हैं जो उसके लिए बनाए गए थे। उसे हैरानी हुई कि वे तो बस साधारण बक्से थे। तभी उसने महसूस किया कि कई जहाज तेजी से उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। उसका दिल धड़क उठा और उसने ड्रोन को तेजी से ऊपर चढ़ने के लिए नियंत्रित किया और सतह से 5 मीटर नीचे उन जहाजों का पीछा करने लगा। अब रात काफी हो चुकी थी और समुद्र की सतह पर घना अंधेरा छा गया था। ड्रोन का पानी के नीचे का पीछा करना किसी को पता नहीं चला। वह तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही आगे चल रहे जहाजों के बराबर पहुंच गया। समुद्र की सतह पर 3 जहाज होने के कारण यानफेई ने उनमें से एक को चुना और उसके पास ही रहा, जहाज से आ रही आवाजों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ता रहा। जहाज बड़ा नहीं था और आगे के डेक पर लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। यानफेई साफ साफ सुन रहा था। कोई चिल्ला रहा था, मुख्यालय को सूचना दो, लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भाग गया है, हम उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उनकी नाव की गति अधिक है, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। वॉकी टॉकी जैसी आवाज आए, आराम मत करो, पीछा जारी रखो। हमारे मुखबिर ने खबर दी है कि इस तस्करी वाली नाव में 2 टन ड्रग्स हैं। अगर वे इस माल को चीन पहुंचाने में कामयाब हो गए तो अनगिनत परिवार बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि ड्रग्स तस्कर अभी तक हमारे जलक्षेत्र में नहीं आए हैं, फिर भी उन्हें पकड़ना होगा और ड्रग्स जब्त करना होगा, हम उन्हें घरेलू बाजार तक पहुंचने नहीं दे सकते। free.web.no/HCOM चालक दल ने रिपोर्ट दी, कप्तान, तस्करों का जहाज एक स्पीड बोट है और हमारी तस्करी रोधी नाव उनके साथ नहीं चल सकती। हम और दूर जा रहे हैं और शायद उन्हें पकड़ न पाएं। वॉकी टॉकी पर आवाज ने निर्देश दिया, चाहे वे कहीं भी जाएं, हमें उनका पीछा करना होगा जब तक कि वे किसी दूसरे देश के जलक्षेत्र में प्रवेश न कर जाएं। चिंता न करें, मैंने पहले ही आवश्यक व्यवस्था कर दी है। शंघाई आपकी सहायता के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजेगा, बस थोड़ी देर और रुकिए। चालक दल ने पूछा, क्या आसपास कोई नौसेना का युद्धपोत नहीं है जिससे हम सहायता मांग सकें? कैप्टन ने जवाब दिया, मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है, आसपास कोई नौसेना का युद्धपोत नहीं है, इसलिए हमें खुद पर भरोसा करना होगा। हम उस शीर्ष ड्रग माफिया पर 5 साल से नजर रख रहे हैं, हम उसे इस बार भागने नहीं दे सकते। जहाज पर मौजूद व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, निश्चिंत रहिए कप्तान, हम उस नाव तक पहुंचेंगे और उस ड्रग माफिया को पकड़ लेंगे।
ये सुनकर यान फेई को एहसास हुआ कि समुद्र की सतह पर मौजूद 3 जहाज शंघाई कस्टम्स की तस्करी रोधी नावें थीं, जो तस्करी के सामान और लोगों को पकड़ने में माहिर थीं। उनका मौजूदा निशाना ड्रग्स ले जा रही एक स्पीड बोट थी, जिस पर एक लंबे समय से वांछित ड्रग माफिया भी सवार था। ऊपर तेजी से भागते हुए जहाज और समुद्र तल पर गिरे बक्सों के बारे में सोचते हुए यान फेई को एहसास हुआ कि वह जहाज ड्रग तस्करी करने वाली स्पीड बोट थी। ये जानते हुए कि चीनी तस्करी रोधी नाव उनका पीछा कर रही है, उन्होंने तेजी से भागने से पहले ड्रग्स को समुद्र में फेंक दिया था, और कसकर बंद पैकेजिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने शायद बाद में वापस आकर उन्हें वापस लेने की योजना बनाई थी। यान फेई को तुरंत समझ आ गया कि आगे वाली स्पीड बोट किसी ड्रग माफिया द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए उसने ड्रोन को गोता लगाने और उसका पीछा करने का आदेश दिया। 1 मिनट बाद ड्रोन आगे वाली स्पीडबोट के पास पहुंच गया और फिर ऊपर चढ़ने लगा। अचानक स्पीडबोट पर सवार किसी ने चिल्लाकर कहा, और भी तेज, सहायता जहाज बस आगे ही है। एक और आवाज आए, अरे यार, इस बार हम संयोग से एक चीनी तस्करी रोधी नाव से कैसे टकरा गए। बॉस, मुझे शक है कि हमारे पास कोई जासूस है। हमारी गतिविधियां जरूर उन्होंने लीक कर दी होंगी। पहली आवाज ने जवाब दिया, अभी इसकी चिंता मत करो। हमसे मिलने आने वाला जहाज ज्यादा दूर नहीं है। एक बार हम उस सहायता जहाज पर चढ़ जाएं, तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। वापस आने के बाद हम बाकी समस्याओं से निपट सकते हैं। webno.well.com। आवाज ने फिर पूछा, जिस जगह पर हमने अभी सामान पानी में गिराया था, क्या तुमने उसे ठीक से चिन्हित किया था? किसी ने जवाब दिया, बॉस, हमने इसे चिन्हित कर लिया है। कुछ दिनों में हम इसकी खोज के लिए एक नाव भेजेंगे, और हमें यकीन है कि हम सामान वापस पा लेंगे। ये सुनकर यान फेई को अब यकीन हो गया कि यह जहाज ड्रग्स ले जाने वाली एक तस्करी की नाव है और समुद्र में फेंकी गई चीजें उनकी नशीली दवाएं हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रोन पानी से 1 मीटर ऊपर आया। उसकी वल्कन गन ने ड्रग माफिया की स्पीड बोट पर निशाना साधा और फिर गोलियां चला दी। स्पीड बोट पर सवार लोग, जो पहले से ही पीछा किए जाने से तनाव में थे, अचानक नाव हिलती हुई महसूस हुई और पिछले हिस्से से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक धमाका हुआ और प्रोपेलर टूट गया, जिससे नाव घूमना बंद हो गई। नाव की शक्ति कम हो गई थी और वह धीमी होने लगी। तभी पतवार फिर से हिलने लगी और पानी की सतह के नीचे एक तेज, धीमी आवाज सुनाई दी, मानो नीचे से कोई पतवार को नष्ट कर रहा हो। इस अचानक घटनाक्रम से स्पीड बोट पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ड्रोन की नौसैनिक तोप ने पानी की सतह से नीचे पतवार में छेद कर दिया और समुद्री पानी की धार अंदर आने लगी। स्पीड बोट डूबने लगी। यान फेई के ड्रोन अवतार ने अपनी 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप दागी, जिससे स्पीडबोट का इंजन आसानी से फट गया और पतवार में छेद हो गया, जिससे स्पीडबोट आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। इसके अलावा पतवार में एक बड़ा छेद और समुद्री पानी के प्रवाह के कारण जहाज डूबने लगा। यान फेई ने हमला करने के बाद अपना हमला जारी नहीं रखा, क्योंकि स्पीडबोट अब निष्क्रिय हो चुकी थी। चीनी तस्करी रोधी नाव पीछे से आ रही थी और स्पीडबोट पर हमला जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार नाव पर अभी भी सरकारी एजेंट मौजूद हो सकते थे और हमला जारी रखने से हताहत हो सकते थे। वह इन एजेंटों का गहरा सम्मान करता था, जो नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले संगठनों में घुसपैठ करते थे। उनके बलिदान और योगदान के बिना घरेलू समाज नशीली दवाओं से भरा होता, जिससे अस्थिरता और अधिक परिवारों का विनाश होता। ड्रग तस्करों की स्पीडबोट अंततः अत्यधिक पानी भर जाने के कारण डूब गई। चालक दल के सदस्यों के पास लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब तक चीनी तस्करी रोधी नाव भी वहां पहुंच गई थी और उसने समुद्र की सतह पर तैरते हुए ड्रग तस्करों को देख लिया था और तुरंत उन सभी को पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधियों में एक सरकारी अंडरकवर एजेंट भी शामिल था, जिसे ड्रग गिरोह के लिए नियुक्त किया गया था। अपनी पहचान बताने पर उसने ड्रग गिरोह के लंबे समय से खोजे जा रहे मुखिया की पहचान कर ली। उसने बताया कि नशीले पदार्थों को समुद्र में फेंक दिया गया था और स्थान के निर्देशांक भी दिए। ऐसा माना जा रहा था कि उस स्थान पर भेजा गया एक बचाव जहाज ड्रग्स को बरामद कर लेगा। इस समुद्री ड्रग युद्ध में शानदार जीत के साथ सभी प्रतिभागी बहुत खुश थे। हालांकि वे इस बात को लेकर भी असमंजस में थे कि स्पीडबोट में विस्फोट और डूबने का क्या कारण था। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह नौसेना की किसी पनडुब्बी का काम है, लेकिन बाद में आसपास कोई चीनी पनडुब्बी सक्रिय नहीं पाई गई और डूबी हुई स्पीडबोट भी बरामद नहीं हो पाए, इसलिए ये रहस्य अनसुलझा ही रहा। ये देखकर कि ड्रग तस्करों को पकड़ लिया गया है,
यान फेई ने ड्रोन को गोता लगाना शुरू कर दिया और प्रादेशिक जलक्षेत्र से बाहर निकल गया। जब स्पीडबोट डूबी तो ड्रोन के मेरिट पॉइंट बढ़कर 87 हो गए। पहले ड्रोन के केवल 37 मेरिट पॉइंट थे, लेकिन ड्रग माफिया की स्पीडबोट को डुबोने के लिए अतिरिक्त 50 पॉइंट अर्जित किए गए थे। इतने अधिक मेरिट पॉइंट का कारण ये था कि यह स्पीडबोट उस नौक से बहुत बड़ी थी जिससे झांग बाओचेन पहले भागा था। यान फेई के ड्रोन अवतार ने फिर से वार किया, न केवल एक ड्रग तस्कर संगठन को ढेर कर दिया, बल्कि 50 मेरिट पॉइंट भी हासिल किए, जो उनकी पहली सफल लड़ाई का प्रतीक था। हालांकि आज की ड्रग तस्करी वाली स्पीडबोट घटना से निपटने के बाद यान फेई को अचानक एहसास हुआ, उनके ड्रोन अवतार के लिए घरेलू अपराधियों से लड़कर मेरिट पॉइंट हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि राज्य अपनी सीमाओं के भीतर एक विशाल अनियंत्रित हथियार को मौजूद नहीं होने देगा। अगर यान फेई ने बार बार घरेलू स्तर पर ड्रोन की जबरदस्त आक्रमण शक्ति का प्रदर्शन किया तो उस पर सरकारी निगरानी की संभावना बढ़ जाएगी। रहस्यमय संगठन के विशेषज्ञों से हुई मुठभेड़ों से सीख लेकर यान फेई के मन में राज्य के प्रति भय का भाव पैदा हो गया। हर मजबूत संगठन के अपने आतंकवादी विशेषज्ञ होते हैं जिनसे निपटना मुश्किल होता है, और इतने विशाल देश में शक्तिशाली लोग कैसे न हों। अगर यान फेई का उनसे सामना हुआ तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। जिस दिन झांग बाओचेन को पकड़ा गया था, उस दिन शंघाई के बंदरगाह पर जो तेज तर्रार युवक दिखाई दिया था, वह संभवतः किसी सरकारी संगठन से ही आया था। हालांकि यान फेई को अपनी ताकत काफी बढ़ गई थी, फिर भी उसे भरोसा नहीं था कि वह उस युवक को संभाल पाएगा। इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वह घरेलू मामलों में बेखौफ होकर काम कर पाएगा, और उसे चुप रहना पड़ा ताकि राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत न हो। प्रकार यान फेई के मन में एक चतुर विचार आया, वो समुद्र के ऊपर एक शूरवीर योद्धा बनना चाहता था। इस तरह उसे अपने ही देश के साथ किसी भी संघर्ष में नहीं पड़ना पड़ेगा, और दुश्मन या आपराधिक संगठन के जहाजों को डुबोने का विचार उसके लिए कोई नैतिक दुविधा पैदा नहीं करेगा। आखिरकार पूर्वी चीन सागर और पीले सागर में अक्सर दूसरे देशों के जहाजों और चीनी मछुआरों के बीच शत्रुतापूर्ण घटनाएं होती रहती थीं। अगर वह अचानक उन विवादों में आकर उत्पीड़ित मछुआरों की कुछ मदद कर पाता तो न केवल उसे पुण्य अंक मिल सकते थे, बल्कि वह अपने मन में अभी भी आक्रोशित युवा को भी संतुष्ट कर सकता था। लू पिनपिन के प्रबंधन में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का काम व्यवस्थित ढंग से चल रहा था और सब कुछ एकदम सही क्रम में था। यान फेई को किसी बात की चिंता नहीं थी, उसे बस स्लिमिंग लिक्विड समय पर बनाना था और उसे चुपके से बिस्किट की सामग्री में मिला देना था। सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा था। सहायक मस्तिष्क भी नई जैव प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने में व्यस्त था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई परिणाम नहीं निकला। वजन घटाने वाली कुकीज की अपार सफलता के साथ यान फेई को कोई जल्दी नहीं थी। उनका मानना था कि समय के साथ नई सफलताएं जरूर मिलेंगी। कुछ दिनों बाद यान फेई अपने कार्यालय में जानकारी ब्राउज कर रहे थे, तभी एक इंटरनेट वीडियो लाइव स्ट्रीम ने अचानक उनका ध्यान आकर्षित किया। ये डूमाओ पर एक इंटरनेट लाइव स्ट्रीमर का लाइव स्ट्रीम था जो समुद्र से लाइव प्रसारण कर रहा था। ये लाइव स्ट्रीमर अपने पिता के बेड़े के साथ मछली पकड़ने गया था और अपने दर्शकों के लिए मछली पकड़ने की पूरी प्रक्रिया का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। चूंकि बहुत कम लोगों को समुद्र में मछली पकड़ने जाने का अनुभव था, इसलिए मछली पकड़ने की पूरी प्रक्रिया का लाइव स्ट्रीमिंग काफी लोकप्रिय था। हालांकि उस दोपहर जब मछली पकड़ने वाला लाइव स्ट्रीमर नेटिजन्स के साथ लाइव चैट कर रहा था, एक अप्रत्याशित घटना घटी। लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो में कई विदेशी कानून प्रवर्तन जहाज अचानक दिखाई दिए। इन जहाजों पर दक्षिण कोरियाई झंडा लगा था, जो दर्शाता है कि वे दक्षिण कोरियाई सरकार के थे। जैसे ही इन कानून प्रवर्तन नौकाओं ने मछली पकड़ने वाली चीनी नाव को देखा, उन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करते हुए उन्होंने चीनी और कोरियाई दोनों भाषाओं की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को आगे बढ़ने से रोकने और उनकी जांच के लिए प्रस्तुत होने की चेतावनी दी। सही सामग्री frey.ubn oval com पर देखें। पिछले वर्षों में चीन और दक्षिण कोरिया के बीच मानचित्र पर कुछ अतिव्यापी मछली पकड़ने के संसाधनों के कारण चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौकाओं द्वारा कुछ जल क्षेत्रों में मछली पकड़ते समय हिरासत में लिया जाना आम बात थी, और भारी जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता था। बाद में राज्य ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू किया, समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए भौगोलिक ज्ञान प्रशिक्षण आयोजित किया और दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी। इसके बाद दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ने की घटनाएं लगातार कम होती गईं।
इस लाइव स्ट्रीमर के पिता के बेटे ने भी नए निर्धारित मछली पकड़ने के क्षेत्रों का सख्ती से पालन किया और दक्षिण कोरियाई जलक्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। फिर भी उनका सामना दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक से हुआ और उन्हें उनकी ओर से धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन के पिछले घिनौने आचरण को याद करके सभी के दिलों में डर बैठ गया और वे सहज ही भागने लगे। जैसे ही मछली पकड़ने वाली नावें भागने के लिए मुड़ी, दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक ने और भी आक्रामक तरीके से उनका पीछा किया। इंटरनेट लाइव स्ट्रीमर ने भागने की कोशिश कर रही चीनी मछली पकड़ने वाली नाव की पूरी घटना का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया। शुरुआत में लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक ज्यादा चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें ये कुछ नया सा लगा, मानो कोई नाटक देख रहे हों। लेकिन जैसे जैसे पीछा बढ़ता गया, दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नाव ने चीनी मछली पकड़ने वाली नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां लगभग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे एंकर को लग गईं। तभी दर्शकों में घबराहट फैल गई और लोगों ने पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया और कुछ ने तो चीनी विदेश मंत्रालय से भी संपर्क करना शुरू कर दिया। ये पता चलने पर कि एक चीनी मछली पकड़ने वाली नाव संकट में है, विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक आपातकालीन योजना शुरू की और दक्षिण कोरिया से संपर्क किया, उनसे चीनी मछली पकड़ने वाली नाव का पीछा बंद करने और मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। दक्षिण कोरियाई पक्ष तुरंत सहमत हो गया, लेकिन लाइव स्ट्रीमर के फुटेज में उनके पीछे चल रही दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नाव ने पीछा करना बंद नहीं किया, बल्कि गोलीबारी की आवृत्ति बढ़ गई। इस प्रकार ये घटना जल्द ही एक चर्चित समाचार बन गई और समाचारों की सुर्खियों में शीर्ष पर पहुंच गई। यान फेई को ऐसी ही परिस्थितियों में ये खबर पता चली और दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक को चीनी चालक दल के सदस्यों पर इतनी बेरहमी से गोलियां चलाते देखकर वह धर्मी क्रोध से भर गया। उसने इलाके का नक्शा देखा और पाया कि यह घटना शंघाई से केवल 800 किलोमीटर दूर हुई थी, जबकि उसका ड्रोन शंघाई से लगभग 100 किलोमीटर दूर समुद्र में था, जो घटनास्थल से केवल 700 किलोमीटर दूर था। इसलिए यान फेई ने तुरंत ड्रोन को सक्रिय कर दिया। ड्रोन सतह पर आने लगा, फिर बादलों की आड़ में खिसक गया, सीधा ऊपर चढ़ा और वापस अपने मूल आकार में आ गया। यान फेई ने नेविगेशन मैप निकाला, अशांत जल का पता लगाया और ड्रोन ने अपनी नाक घुमाई और पूरी गति से समुद्र के उस हिस्से की ओर बढ़ चला। इसी तरह दूसरे बलों के रडार से बचने के लिए ड्रोन समुद्र में 5 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। बेशक अगर वह पानी के नीचे ही यात्रा करता रहता तो उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं होती, लेकिन वह अशांत जल से 700 किलोमीटर दूर था और समुद्र तल से घटनास्थल तक पहुंचने में उसे 5 घंटे लगते। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ड्रोन की अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसलिए घटनास्थल तक पहुंचने में उसे 40 मिनट से अधिक समय लगा। दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया से कड़ी पूछताछ की कि उनके प्रवर्तन जहाज अभी भी चीनी मछली पकड़ने वाली नाव का पीछा क्यों कर रहे थे और उस पर गोलीबारी क्यों कर रहे थे। दक्षिण कोरिया ने जवाब दिया कि संचार संबंधी समस्याओं के कारण वे अस्थायी रूप से अपने प्रवर्तन जहाजों तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्हें उम्मीद है कि चीन संयम बरतेगा। इस बहाने से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को लगभग ये कहते हुए गालियां देनी पड़ी, आपकी दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक बिना किसी कारण के हमारी मछली पकड़ने वाली नौकाओं का पीछा कर रही है, हमारी मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर लगातार गोलीबारी कर रही है और आप चाहते हैं कि हम संयम बरतें। ये कैसा भूतिया तर्क है। कोई विकल्प न होने पर चीनी सेना को तुरंत आसपास के युद्धपोतों को घटनास्थल पर भेजना पड़ा। हालांकि सबसे नजदीकी चीनी युद्धपोत को भी अशांत जलक्षेत्र तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा और यह अनिश्चित था कि वे समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं। लाइव फुटेज में दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक की गोलीबारी लगातार बढ़ती जा रही थी और चीनी मछुआरे किसी भी समय घायल हो सकते थे। यान फेई ने लाइव प्रसारण के दौरान ये सब देखा और वह घृणा से दांत पीस गया। दक्षिण कोरियाई समुद्री कानून प्रवर्तन पोतों ने वर्षों से बिना किसी कारण के चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदी बनाकर भारी जुर्माना वसूला और भारी मुनाफा कमाया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार वे और भी आगे बढ़ जाएंगे, क्षेत्रीय जल सीमा पार कर लोगों को बंधक बना लेंगे और लगभग मौत के कगार पर पहुंच जाएंगे। 40 मिनट से भी ज्यादा समय बाद यान फेई का ड्रोन आखिरकार घटनास्थल पर पहुंचा। उसने तुरंत चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को समुद्र की सतह पर बेतहाशा दौड़ते हुए देखा, जिस पर गोलीबारी के कारण गोलियों के निशान थे। उनके पीछे दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नाव लगातार पीछा करते हुए गोलियां चला रही थी और नाव पर लगे लाउडस्पीकर से चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को रुकने और जांच के लिए तैयार होने, वरना परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रही थी।
चीनी मछली पकड़ने वाली नाव और दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नाव को देखते ही ड्रोन तुरंत तेजी से ऊपर चढ़ गया और 200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया तथा हमले के लिए गोता लगाने की तैयारी करने लगा। ड्रोन अचानक ऊपर की ओर बढ़ा और दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक तथा चीनी मछली पकड़ने वाली नौक जो समुद्र की सतह पर उसका पीछा कर रही थी, ने ड्रोन को देख लिया। चीनी मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार लोगों ने सैन्य मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और न ही यह पहचान पाए कि यह किस प्रकार का विमान है, न ही वे ये जानते थे कि विमान किस देश का है, क्योंकि उस पर कोई पहचान योग्य चिन्ह नहीं था। हालांकि दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक के चालक दल ने तुरंत ही पहचान लिया कि यह अमेरिकी सेना का एक प्रीडेटर ड्रोन है जो दक्षिण कोरियाई हवाई क्षेत्र में देखने के वे आदी थे। हालांकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक अमेरिकी सैन्य ड्रोन इस क्षेत्रीय जल क्षेत्र में क्यों होगा और उस विमान पर अमेरिकी सैन्य चिन्ह क्यों नहीं थे। सही सामग्री f.riverbend.oval.co पर देखें। ड्रोन और भी ऊंचाई पर चढ़ गया और दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक की ओर गोता लगाने लगा। उसके पंख के नीचे से एक टैंक रोधी मिसाइल अचानक अलग हो गई, हवा में ही प्रज्वलित हो गई और लपटें छोड़ते हुए सीधे नीचे कानून प्रवर्तन नौक की ओर बढ़ गई। दक्षिण कोरियाई नाव अमेरिकी सैन्य ड्रोन के अचानक प्रकट होने से पहले तो हैरान रह गई, लेकिन जैसे ही ड्रोन ने उन पर हमला किया, उसने अचानक मिसाइल दाग दी। जब उन्हें पता चला कि मिसाइल हमले का निशाना उनका ही जहाज है, तो दक्षिण कोरियाई लोग बुरी तरह चौंक गए। दक्षिण कोरियाई लोगों के मन में अमेरिकी सेना स्वाभाविक रूप से उनकी सहयोगी थी, एक शक्तिशाली सहारा जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। उन्हें विश्वास था कि वे सभी दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे, लेकिन आज एक अमेरिकी ड्रोन उन पर हमला क्यों कर रहा था। टैंक रोधी मिसाइल हवा में उछली और दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन दल की अग्रणी नाव पर जोरदार प्रहार किया। टक्कर से जहाज हिल गया और फिर जोरदार विस्फोट हुआ। भीषण विस्फोट के बीच जहाज दो टुकड़ों में बंट गया और भारी मात्रा में समुद्री पानी अंदर घुस आया और दोनों हिस्से तेजी से समुद्र तल में डूब गए। टक्कर लगते ही नाव सिर्फ 10 सेकंड में पूरी तरह डूब गई। इस छोटी अवधि का मतलब था कि चालक दल का एक भी सदस्य जहाज को छोड़ नहीं पाया और सभी जहाज के साथ लहरों में डूबकर मर गए। बाकी दो दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नावें हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखी, फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ड्रोन उन पर हमला तो नहीं करेगा? क्या वे कुछ देख रहे थे? आखिरकार उनके जहाज पर दक्षिण कोरियाई झंडा तो लगा ही था, उन्हें एक ही तरफ होना चाहिए था। ड्रोन के हमले का एक इंटरनेट लाइव स्ट्रीमर द्वारा सीधा प्रसारण किया गया, जिसे चीन के नेटिजन्स ने तुरंत पहचान लिया और अमेरिकी सेना के प्रीडेटर ड्रोन को पहचान लिया। वे अभी अनुमान ही लगा रहे थे कि क्या अमेरिकी ड्रोन के अचानक प्रकट होने से स्थिति और जटिल हो जाएगी। तभी ड्रोन ने दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक पर हमला कर दिया और उसे एक ही झटके में मार गिराया। इस अप्रत्याशित नतीजे को देखकर चीन के लोग भी दक्षिण कोरियाई लोगों की तरह ही हतप्रभ थे। आखिर हो क्या रहा था? क्या अहंकारी अमेरिकी सेना में अचानक ज़मीर जाग गया था और उसने दक्षिण कोरियाई लोगों द्वारा दूसरों पर धमकाने के प्रति तिरस्कार के चलते न्याय के लिए आवाज उठाने का फैसला किया था? यान फेई ने ड्रोन की मदराती क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसे वापस उड़ान भरने से पहले दूर आकाश में एक चक्कर लगवाया। तभी उसके पंख के नीचे लगी एक और एंटी टैंक मिसाइल प्रज्वलित हुई और एक अन्य दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक की ओर बढ़ी। घटनाक्रम के पूर्वानुमान के अनुसार वह नौक भी एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में आ गई। विस्फोट हुआ, पानी में डूब गई और डूब गई। लेकिन पहली नौक के भाग्य से सबक लेते हुए उस पर सवार दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने खुद को तैयार किया और मिसाइल के हमले से पहले ही नौक को छोड़ दिया और चमत्कारिक रूप से डूबती हुई कानून प्रवर्तन नौक से बच निकले। तीसरी कानून प्रवर्तन नौक, जिसने अपने दो समकक्षों को अमेरिकी सैन्य ड्रोन द्वारा बेरहमी से डूबते देखा था, असीम भय से ग्रस्त हो गई। उन्होंने तुरंत अपने मुख्यालय से संपर्क करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे स्थिति की पूरी जानकारी दे पाते, ड्रोन ने हमला करने की अपनी तीसरी लहर शुरू कर दी। एक बार फिर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी गई, जिसने आखिरी कानून प्रवर्तन नाव पर हमला किया और उसे पूरी तरह से डुबो दिया। गनीमत रही कि चालक दल के सदस्यों ने खतरे को पहले ही भांप लिया और समय से पहले ही पानी में कूद गए, जिससे वे पानी में डूबने से बच गए। इसके साथ ही ड्रोन ने दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन की तीनों नावें डूबा दी। दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए राहत की बात बस इतनी थी कि पहली नाव के अलावा बाकी दो नावों के चालक दल बच निकलने में कामयाब रहे।
ड्रोन के दिखने से लेकर हमले की शुरुआत और कानून प्रवर्तन नौकाओं के डूबने तक पूरी घटना लाइव स्ट्रीमिंग एंकर के कैमरे में कैद हो गई और घरेलू दर्शकों ने शुरू से अंत तक लाइव देखा। युद्ध के दृश्य का यथार्थवादी चित्रण देखकर दर्शक दंग रह गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ था, ड्रोन मुड़ गया और पूर्व की ओर उड़ गया और धूसर आकाश में गायब हो गया। जहां तक लाइव दर्शकों की बात है, जो अभी भी हमले के गहरे सदमे से उबर रहे थे, ड्रोन कैमरे की नजर से ओझल होने के बाद अपनी ऊंचाई कम कर समुद्र की सतह के पास उड़ गया। ड्रोन का रंग समुद्र के पानी से काफी मिलता जुलता था, जिससे वह ऊपर से लगभग अदृश्य हो गया था। जब ड्रोन घटनास्थल से पर्याप्त दूरी पर पहुंच गया, तो वह घने बादल के नीचे छिप गया और फिर समुद्र में डूब गया, जहां से वह पानी के अंदर चला गया और वापस शंघाई की ओर जाने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। यान फेई के लापता होने से तुरंत ही हंगामा मच गया। जब ये रहस्यमयी ड्रोन पहली बार समुद्री सीमा में दिखाई दिया और मिसाइल हमले शुरू किए, तो चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यहां तक कि पूर्व में स्थित जापान के रडारों ने भी इसका पता लगा लिया था और लगातार नजर बनाए रखी थी। हालांकि जब ड्रोन ने अपना हमला पूरा कर लिया और अपनी उड़ान की ऊंचाई कम करते हुए घटनास्थल से चला गया, तो वह रहस्यमय तरीके से रडार स्क्रीन से गायब हो गया।